डिमांड साइड पॉलिसी। अब आ जाते हैं पहले डिमांड साइड पॉलिसी की फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। आपकी डिमांड साइड पॉलिसी को इसको इसके नाम से भले ही याद ना रखो, डायरेक्ट फिस्कल पॉलिसी के नाम से याद कर लो। फिस्कल पॉलिसी को बिल्कुल सिंपली फिस्कल पॉलिसी को यूं याद रखो कि गवर्नमेंट की इनकम, इनफैक्ट टैक्स इनकम ध्यान में रखो बस, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ठीक है ना, दैट्स फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। और एक साल के लिए यूजुअली बनती है, और वो साल क्या कहलाता है, फिस्कल ईयर, ठीक है। इसको टैक्स ईयर भी कह देते हैं, चलो टैक्स ईयर। टैक्स ईयर वो कहता है जिसको टैक्स पे करना होता है। अब फिस्कल ईयर गवर्नमेंट उसको फिस्कल ईयर कहेगी। पाकिस्तान का 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून में ख़त्म होता है फिस्कल ईयर। 1 जुलाई लेट्स सपोज अगर 2024 से स्टार्ट हो रहा है तो 2025 में ख़त्म होगा, ठीक है। कारण तो फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक इनकम्स और स्पेंडिंग से, और इनकम से प्राइमरी इनकम है टैक्स, ठीक है। अभी सबसे पहले हम स्पेंडिंग पे बात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड क्यों करना चाहती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए स्पेंड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए क्यों? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी, जब सब्सिडीज दी तो फार्मर्स को ट्रैक्टर्स पे सब्सिडीज दे दी कि ट्रैक्टर्स खरीदोगे तो गवर्नमेंट आपको जो है ना उसके ऊपर सपोर्ट करेगी। तो फार्मर्स जब ट्रैक्टर्स खरीद लेंगे तो उनका कैपिटल मशीनरी, यू नो, दे गेट इट, व्हेन दे गेट इट दे स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करना मतलब स्पार्क देना किसी चीज को, ट्रिगर करना। वैसे ट्रिगर नेगेटिव वर्ड है, बेहतर स्टिमुलेट ही है। ट्रिगर जो है ना, आप ऐसी चीजें करते हैं जैसे वायलेंस ट्रिगर हो गया, सो स्टिमुलेट इज द बेटर वर्ड। तो गवर्नमेंट जो है ना स्टिमुलेट पहले अपनी जेब से पैसा डालते हैं इस सेक्टर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वो इग्नाइट हो गया सेक्टर, वो चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसी तरीके से गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है मार्केट फेलियर किसी किस्म का उसको रिड्यूस करने के लिए। मार्केट फेलियर क्या कि वही खाली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जिसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर वही प्रोवाइड कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो पब्लिक गुड्स फराम करने चाहिए आवाम को, जो उनके लिए एसेंशियल्स हैं, तो गवर्नमेंट खुद जाके फराम करेगी, और गवर्नमेंट की जेब से ही जाता है उसमें पैसा। उसमें कोई गवर्नमेंट इतना थोड़ी चार्ज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई टोकन टिकट चार्ज कर लेगी 100 रुपये, यू नो, एक डॉक्टर का चार्ज 100-200 थोड़ी होता है। तो अगर इतना, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे जिसमें आप विदाउट कैश जाओ, विदाउट कैश निकलो, मतलब कैश काउंटर ही ना हो शायद गवर्नमेंट से चलते हुए। एनजीओस पाकिस्तान में एनजीओस के जरिए भी चलते हुए बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस हॉस्पिटल है, तो वो वहाँ पर कैश काउंटर ही नहीं है, ठीक है। डोनेशन के उनके पास होते हैं सोर्सेज के, डोनेशन के तौर पर आप दे सकते हो, कोई कैश काउंटर आपके इलाज का वो वहाँ पर नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है वो, लेकिन वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट खुद फराम करना चाहती है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वो अंडर प्रोवाइडेड होता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, ठीक है ना। मेरिट गुड्स है, गवर्नमेंट चाहेगी फराम करना। गवर्नमेंट चाहेगी एनवायरनमेंट अगर पोल्यूट हो रहा है तो गवर्नमेंट चाहेगी उसके पोल्यूशन साफ कराना, सही है। तो वो मार्केट फेलियर को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर रीजंस लिखे हैं स्पेंडिंग के, यहाँ पर स्पेंडिंग के अलग अलग हेड्स बने हुए हैं, यहाँ पर रीजंस लिखे हुए हैं, और इससे जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इफेक्ट ऊपर मैं मिस कर गया, चलो वो मैंने इसलिए हाईलाइट किया था, बताऊं। गवर्नमेंट अगर एक सेक्टर के अंदर इकोनॉमी को वो करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया। जब गवर्नमेंट ने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो वहाँ पर आके बिजनेसेस खुल गए। जब बिजनेसेस कि भाई बिजली फराम हो रही है, पानी फराम हो रहा है, रोड्स अच्छे, रोड नेटवर्क्स है, हो सकता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी गवर्नमेंट ही डाल दे, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी एंड एवरीथिंग, तो फिर वहाँ पर बिजनेसेस सेटअप होंगे। अब वहाँ पर जब बिजनेसेस सेटअप होंगे तो क्या होगा, लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे लोग। अब जब एम्प्लॉय होंगे तो उनकी जेब में पैसा आएगा तो लोग स्पेंड करेंगे। जब जहाँ स्पेंड करेंगे उस सेक्टर की डिमांड भी बूस्ट हो जाएगी, सही है। सो इस तरह से करके गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो धक्का दिया गवर्नमेंट ने वो चलता रहा। फिर मार्केट फेलियर को रिड्यूस करना, प्रमोट इक्विटी बराबरी। गवर्नमेंट बराबरी कैसे प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टैक्स लेके स्पेंड कर देती है, वही तो होता है पूरा फिस्कल के अंदर, सही ना। और वो वहां पर स्पेंड करती है जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको फायदा हो जाए। सिमिलर ही लगेंगी तकरीबन सारी बातें, लेकिन पढ़ोगे तो थोड़ा डिस्टिंक्शन का आइडिया हो जाएगा। पे इंटरेस्ट ऑन नेशनल, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग यहाँ भी तो होती है कि गवर्नमेंट की पुरानी गवर्नमेंट से या पुराने सालों में जो डेट लिया हुआ था उसके ऊपर अब पैसा जेब से जाएगा ना, तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के लिए वहां भी तो पैसा चाहिए।
जो कर्जे लिए हुए हैं उनका कर्जा उतारना, इंटरेस्ट उतारना, ठीक है, ताकि एक तो बैंकरप्ट ना हो जाए, दूसरा फिर क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे कि टाइम पे पेमेंट कर देते तो फ्यूचर में दोबारा आपके साथ इस तरह के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के रीजन से स्पेंडिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा पीछे आ जाते हैं। गवर्नमेंट की जो इनकम है मेनली जो कि टैक्स इनकम होती है, उसके अलावा भी हो सकती है इनकम्स, लेकिन मेनली इनकम टैक्स इनकम है। तो गवर्नमेंट की जो इनकम है अगर वो बराबर हो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के, ऐसा अगर बजट बन रहा है तो वो बजट कहलाएगा बैलेंस बजट, कि आने वाले साल में जितनी सोर्सेज ऑफ इनकम है उतना ही आपकी स्पेंडिंग होनी है, तो वो बैलेंस बजट है, सही है। ऐसे आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स ये बैलेंस बजट नहीं पसंद करेंगे कि जो आपको पिछले सालों की लोन दिए हुए और आपने इस साल उनको लोन पे बैक करनी है, तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे आपके बजट में कि आपकी टोटल इनकम जितनी होने वाली है उतना अगर पे कर दोगे तो उनको पे बैक करने के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो इस साल आपका बजट सरप्लस होना चाहिए ताकि उनको पे बैक कर सके। और पे बैक तो दूर, अगर आप बजट डेफिसिट में आ गए तो मतलब आप हमारे लोन तो वापस करोगे नहीं और लोन्स लोगे क्या, सही है। सो बजट बैलेंस बजट भी समझ में आता है आपको, बजट डेफिसिट भी समझ में आता है कि इनकम कम हो स्पेंडिंग ज्यादा हो, व्हेन इनकम इज लेस देन स्पेंडिंग, ऐसा बजट है तो बजट डेफिसिट है, ठीक है। और जब इनकम ज्यादा हो स्पेंडिंग कम हो, जो इनकम आपकी एक्सपेक्टेड इनकम फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर ज्यादा होने वाली जो आप कलेक्ट करने वाले हो, लेकिन स्पेंडिंग जो है वो कम है उससे, तो इस केस में आपके पास बजट सरप्लस बनेगा। लेकिन अगेन ये बजट्स हैं, एक्चुअल ईयर के अंदर जब एंटर होते हैं तब पता चलता है कि हमने पिछले साल जो बजट बनाया था कि हम पता नहीं कितने बिलियंस इन डॉलर्स जो है ना हम टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम तो पता चला उसका सिर्फ 70% कर पाए, ठीक है। तो फिर आपने तो बजट पहले तो जो बनाया था वो डेफिसिट में था, फिर एक्चुअली आप जितना आपने इनकम रखी थी वो भी नहीं रिसीव कर पाए, तो अब आप स्पेंड भी कैसे कर रहे हो। अब जब स्पेंड नहीं कर रही गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट गिर सकती है, क्योंकि लोग एहतजाज करते 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 खिलाफ चले जाएंगे। सो गवर्नमेंट उस वक्त के करंट किसी भी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, लेकिन कुछ भी करके कोई नेशनल एसेट सेल कर देगी, लेकिन करंट एक्सपेंडिचर कोप अप करना चाहेगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो बजट की सारी कहानी चलती है। नेशनल डेट समझ में आता है, पब्लिक डेट, पब्लिक सेक्टर का डेट मतलब गवर्नमेंट का डेट नेशनल डेट कहलाता है। नेशनल डेट गवर्नमेंट क्या किससे ले सकती है, दूसरे ममालिक से ले सकती है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले सकती है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या किसी दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर से लोन ले ली, या किसी प्राइवेट सेक्टर ने आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर दिया। कैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने ऑफर की कि गवर्नमेंट इसके ऊपर 12% एनुअल इंटरेस्ट देगी, तो प्राइवेट सेक्टर किसी भी दूसरे मुल्क का या आपके ही मुल्क का बड़ा इंटरेस्टेड हो गया इसमें, वाह ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त अगर रेट रिटर्न मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे, तो गवर्नमेंट ने इस तरह लोन्स ले ली, सही। सो नेशनल डेट से इस तरह फिर जब गवर्नमेंट ऐसी लेती है तो नेशनल डेट बढ़ता है, फिर गवर्नमेंट का सर पे कर्जा बढ़ जाता है। रीजन्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमने कवर कर लिया। रीजन्स फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन क्यों लगाती है, सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। अब मोस्टली हो गया है, पीछे ये सारी बातें हो चुकी हैं, बस मैं ऐसे ही गुजार रहा हूँ इसको, ठीक है। तो रीजन्स फॉर टैक्सेशन के अंदर सब सोर्स ऑफ इनकम पहले ही बता रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने कहा ना कि टैक्स आपकी प्राइमरी सोर्स है माना, लेकिन उसके अलावा ये सारी भी तो सोर्सेज हैं कि जहां से आपका पैसा आ सकता है। अच्छा अजीब सी बात है, अकाउंटेंट कभी इसको इनकम नहीं कहेगा बोरोइंग को, अकाउंटेंट तो कहेगा जो माल बेचा या जो सर्विसेज दी उसके ऊपर जो अर्न किया वो इनकम है। उधार में किसी से बोरो किया वो तो लायबिलिटी है, वो इनकम थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर इनकम से मुराद है इनफ्लो। गवर्नमेंट का इनफ्लो कहाँ से आ सकता है, बोरो कर सकती है गवर्नमेंट, अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे सकती है। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, गवर्नमेंट का अपना एसेट जो गवर्नमेंट खुद यूज कर रही है वो गवर्नमेंट सेल करके रेंट पे ले ले खुद, तो सेल करने से पैसा बहुत सारा आ गया और रेंट पे माहाना या सालाना पैसा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। सेल करके पैसा कलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर लीज मतलब सालाना जो किराया बनता है उसका देता रहे, तो इतनी बड़े किराए की अमाउंट नहीं होगी और इमीडिएट एक्सपेंडिचर आपके कवर अप हो रहे होंगे उससे। तो ये बहुत सारी इनकम के वो सोर्सेज हैं, लेकिन मेन जो है वो आपकी टैक्सेशन है, ठीक है ना। कैपिटल रिसीट्स भी एक सोर्स गवर्नमेंट की, जो मैंने अभी बताया ना कि माल बेच आपने, गवर्नमेंट का कोई पब्लिक एसेट है, कोई लैंड है, कोई पब्लिक पार्क है, कोई बिल्डिंग है, वो सेल कर दिया, समंदर के पास कोई पोर्ट सेल कर दिया, ये सारे तो उसको बेचने के बाद कैपिटल रिसीट्स आती हैं आपके पास, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इस तरह से पैसा कलेक्ट कर सकता है, बट अगेन टैक्स इज द प्राइम सोर्स। तो रीजन फॉर लेविंग टैक्सेस, गवर्नमेंट लेवी क्यों कर, लेवी करना मतलब लगाना, लागू करना। लेवी के लफ्ज को ये मत समझना रिलीफ लग रहा है कोई कि टैक्स क्यों खत्म कर देती है, लेवी का मतलब हटाना नहीं है, लगाना है, लागू करना है, ठीक है ना। लफ्ज ऐसा है ना कि बड़ा अच्छा लगता है देख के लेवी, लेकिन इसका मतलब है कि टैक्स लागू करना, इंपोज करना। तो गवर्नमेंट क्यों इंपोज करती है टैक्सेस, बहुत सारी वजह होता है। प्राइम वजह क्या है कि गवर्नमेंट इनकम कमा सके,
और भी वजूहात हैं। डीमेरिट गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें कि उसकी कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए, या इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोथ की तरफ है और एकदम तड़ल्ले से नीचे ना गिर जाए कल को आके, इन्फ्लेशन का बबल बनता चला जा रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगी ये इन्फ्लेशन इतनी बबल अप होती जा रही है ना, जो क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स लो थे तो लोगों ने बहुत लोनें ले ली और लोनें लेके खरीदारी करते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनली जितनी प्रोडक्शन है उसको भी खरीद रहे हैं, अपने मुल्क में इंपोर्ट करके मंगवा रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर ड्यूटीज़ लगा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए, ताकि एक तो जो है ना ड्यूटीज़ और टैक्सेस की वजह से क्या होगा कि प्राइस लेवल इतने बढ़ जाएंगे कि डिमांड थोड़ी कंट्रोल होगी, वरना आपकी जो इकोनॉमी है ओवर हीट होके वो एकदम ही बबल फट ना जाए। और दूसरी तरफ ये कि महंगा कर देते हो ना टैक्स और ड्यूटीज़ लगाने से, तो चीज़ें वो जो कि आपको नहीं चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चाहती ना जो खरीदी जाए, तो उनकी खरीदारी रुक सकती है। यू जस्ट रीड दिस ऑल बाय योरसेल्फ। टैक्स की क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स के अंदर बहुत तरह की क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले भी नाम सुना होगा ये आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली लेती है इनकम के ऊपर, ऑन इनकम। मसलन कि एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी से जो उनके बिजनेस ओनर्स हैं या बिजनेस के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरी देने से पहले ही पेई के नाम से एक टैक्स काट लेगा, पे एज यू अर्न। तो ग्रॉस सैलरी अगर लेट्स सपोज बन रही है 80,000 और वो 80,000 सालाना बनती है 9,60,000 रुपए, सही, तो 9,60,000 वाली सैलरी वाले का जो टैक्स रेट लगता है वो रेट इस पे लागू होगा, और वो टैक्स रेट कट के उतने अमाउंट कटने के बाद उसको जो है ना उसकी सैलरी मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर पहले 6 लाख पे साल के 0% टैक्स है, तो 80,000 सैलरी वाला 9,60,000 एनुअल कमा सकता है। ठीक है, तो उसकी 3,60,000 वाले रेट पे गिरेगी। तो 3,60,000 नहीं, मतलब पहले 6 लाख के बाद, पहले 6 लाख पे 0% टैक्स है, उसके बाद 6,01,000 से लेट सपोज 1 मिलियन तक टैक्स जो है वो 10% है। तो वो इस बैंड में गिर रहा है, पूरा नहीं, शुरू के 6 लाख नहीं, उसके 3,60,000 इस बैंड में गिर रहे हैं। तो शुरू के 6 लाख पे उसका कोई टैक्स नहीं है। टोटल अगर जिसकी इनकम सालाना 9,60,000 होनी है, सही है ना, तो उसके 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना क्योंकि 0%। उस 6 लाख के को माइनस कर दो, उसके बाद जो अपर अमाउंट आ रही है 3,60,000, उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है 10% के हिसाब से। तो सालाना 36,000 टैक्स है। सालाना 36 है तो 12 महीने से डिवाइड कर दो, तो माहाना कितना बना 3,000। तो 80,000 की तनख्वाह में से 3,000 कट के 77,000 मिलेगी उसको नेट पे, और जो कटा 3,000 वो कहला पे एज यू अर्न। सही है। इसी तरीके से बिजनेसेस हैं, वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स जो पे करते हैं। कंपनीज जो है, कंपनीज अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं और वो कहलाते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, वो कॉर्पोरेशन टैक्स है, उसके अलग रेट्स होते हैं। उसका अलग सपोज एक ही रेट है 20% स्ट्रेट बाटा रेट, मतलब एक सिमिलर रेट 20%। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% जो है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेट सपोज आ रहा था 25 मिलियन रुपीस, सही ना, और कॉर्पोरेशन हो जाएगा 25 मिलियन तो बहुत कम हो जाएगा, चलो ठीक है 225 मिलियन रुपीस, सही ना, 22 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट है अगर, तो उसमें से अब क्या कटेगा, टैक्स कटेगा, इंटरेस्ट कटेगा पहले तो। अच्छा इंटरेस्ट लेट सपोज 0 है यार, मैं पीबीटी से स्टार्ट लेता था, ठीक है ना, तो एज इट इज़ ये उतर जाएगा। और आसान कर दो ना यार, इसको पीबीटी लिख दो ना, पीबीआईटी क्यों लिखा है, तो सिर्फ टैक्स काटो। ठीक है, टैक्स कितना कटना है 20%, सो 20% कितना होगा, ये हो गया इसका 10%, ठीक है ना, और 20% होगा 225 का डबल कर लो, 2250 के बाद 225 00 000, ठीक है ना, तो 000 00 और 225 जो है उसका डबल कितना होता है 450, तो 45 मिलियन का टैक्स हुआ, सही है 20% के हिसाब से। बहरहाल
जी 20% के हिसाब से 20% के हिसाब से 45 मिलियन जो है उसका बना 225 मिलियन के ऊपर। ठीक है, चलो यार सीधा कर लो ना, 225 20% 45 मिलियन। क्लियर? सो तो इनकम के ऊपर जो भी टैक्स होते हैं वो जो है डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको पाकिस्तान में रहते हुए फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को जमा कराना होता है, एफबीआर को डायरेक्टली जमा कराना होता है। ठीक है ना, उसको जो जमा कराने का प्रोसेस है ये कहलाता है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया। सही है, तो इनकम्स के ऊपर जो टैक्स होता है डायरेक्ट जमा कराना होता है, चाहे वो कंपनी की इनकम हो कॉर्पोरेशन टैक्स जमा कराती है, एम्प्लॉय की इनकम हो तो वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स जमा कराते हैं। जो कोई इंसान जिसकी वेल्थ है, मतलब एक तो होता है ना इनकम जो कमाई उसके ऊपर टैक्स, इसके अलावा आपकी वेल्थ जो है उस पर भी टैक्स लगता है, गाड़ी घर ये सारी चीज़ें जो जितनी टोटल वैल्यू की आपकी वेल्थ है उसके ऊपर सालाना एक टैक्स लगता है, तो वो आपका वेल्थ टैक्स कहलाता है। इसके अलावा आपको इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिली तो जो इनहेरिटेंस में आपके पास आई कोई चीज़ तो उसके ऊपर भी एक टैक्स आपको देना है। ठीक है गवर्नमेंट, वो भी डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराना है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स होता है कि आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, वो 50 मिलियन रुपीस की थी, 5 करोड़ की, सही है, वो आपने सेल कर दी 60 मिलियन की, तो ये तो ना आपकी सैलरी है, ये 10 मिलियन जो इजाफी है ये क्या है, ये 10 मिलियन इजाफी क्या है, ये ना आपकी सैलरी है ना आपका ये कॉर्पोरेट इनकम है, क्योंकि बिजनेस थोड़ी आपका, आपने अपना घर था 5 करोड़ वाले का 6 करोड़ का बेच दिया, तो ना तो ये आपकी सैलरी है ना तो ये आपकी क्या कहते हैं कोई सैलरी इनकम नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, ये बस कोई एंटीक्स आपके पास रखे थे, या तो कोई भी ऐसे असासे रखे हुए थे, कोई बॉन्ड्स रखे हुए थे, कोई फला शेयर्स रखे थे, जो भी थे तो आपने सेल किए। आपका काम नहीं है सेल करना, शेयर सेल करना, आप कोई शेयर्स की कोई एजेंट नहीं हो, ठीक है ना, आप कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप ब्रोकर नहीं हो स्टॉक्स के, लेकिन आपके पास कुछ शेयर्स रखे थे आपके 5 करोड़ के थे, वो 6 करोड़ में बेच दे, तो ये जो 10 मिलियन है 1 करोड़ जो है ये क्या है, ये आपका कैपिटल गेन कहलाया। क्या कहलाया? और कैपिटल गेन के ऊपर जो देते हैं वो कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो कैपिटल गेन टैक्स भी डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराना होता है। कैपिटल गेन की मिसाल दोबारा दोहरा देता हूं कि आपने एक कंपनी से शेयर्स खरीदे, 5 करोड़ के शेयर्स खरीदे हुए, ठीक है, वो कंपनी जो आपको डिविडेंड्स की सूरत में देगी वो आपका कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ आपकी इनकम, सालाना इनकम, कोई डिविडेंड इनकम के जरिए, लेकिन वो जो शेयर्स इटसेल्फ, शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है वो क्या है, वो कैपिटल गेन है। कंपनी की तरफ से 2 सूरतों के रिटर्न्स है ना, एक तो आपको डिविडेंड की सूरत में मिल रहा है तो वो आपका ऑपरेशनल गेन है, और खुद आपकी शेयर प्राइस भी तो बढ़ रही है कि आपकी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट शेयर वैल्यू बढ़ गई उसकी, तो मार्केट शेयर वैल्यू बढ़ गई, अभी टैक्स नहीं दोगे, जब वो शेयर्स बेच दिए उस वैल्यू पे तो वाजे हो गया कि अब वो आपका रियलाइज्ड गेन है। 5 करोड़ की चीज 6 करोड़ में बेच दी, तो ये इजाफी जो 1 करोड़ है ये कैपिटल गेन जो है इसके ऊपर आप टैक्स दोगे, कैपिटल गेन टैक्स, वो भी डायरेक्टली उसको जमा कराते हो आप एफबीआर को। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिफरेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक है इनकम जो कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो, और एक है कंजम्पशन के ऊपर टैक्स दे रहे हो, और गवर्नमेंट दोनों ही लेती है, ठीक है। कंजम्पशन के ऊपर मतलब आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, गाड़ी खरीदी तो उसके ऊपर जीएसटी पे किया, ठीक है, आपने मोबाइल फोन का प्रीपेड डलवाया तो उसके ऊपर जीएसटी कटा, पे किया, सही है। आपने कोई खाने पीने का जाके रेस्टोरेंट में खाना पीना खाया तो वो जो बिल बना टोटल 5,000 रुपए, 5,000 के ऊपर फिर वो 15% जीएसटी भी ले रहा है अगर, सही है, तो 5,000 के ऊपर 15% कितना होता है 750 का बिल आपने पे किया उसको, तो जो 750 क्या है ये कंजम्पशन के ऊपर आपका टैक्स, लेकिन ये टैक्स आपने किसको पे किया, रेस्टोरेंट को, डायरेक्टली एफबीआर को नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की मिसाल क्या है, जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, या वैल्यू एडेड टैक्स भी कहलाता है, या एड वैलोरम टैक्स भी कहलाता है, ठीक है ना, एमआई है, सही है। ये टैक्सेस क्या होते हैं, ये आपकी कोई भी प्रोडक्ट के जो प्राइस है ना उसके ऑन टॉप ऐड होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा नहीं होते, जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा नहीं कर रहा, बल्कि जिससे माल खरीदा उसको दे रहा है। तो हो क्या रहा है आप समझना, एक बिजनेस ए है,
वो चिकन सेल कर रहा है रेस्टोरेंट को, जो कि बिजनेस बी है। बिजनेस ए चिकन सेल कर रहा है रेस्टोरेंट को, मिसाल के तौर पे पूरे साल का $10,000 का, सही है। लेकिन $10,000 तो बिजनेस ए को चाहिए। बिजनेस बी ने $10,000 वाला चिकन जो एक्चुअली लिया है $12,000 में लिया है, क्योंकि 20% इसके अंदर वैल्यू एडेड टैक्स भी है, 20%, सही ना। तो प्राइस थे आपके वैसे 10,000, 20% वैल्यू एडेड टैक्स ऐड होने के बाद कितने हो गए 12,000। ये 12,000 जो है ये कहलाते हैं इंक्लूसिव, क्या इंक्लूसिव प्राइस। इंक्लूसिव प्राइस का मतलब टैक्स इंक्लूसिव। बहुत सारी रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज पे जो प्राइसेस लिखे होते हैं उसके नीचे एस्टेरिक बना होता है कि ऑल प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव, मतलब वो ये वाली प्राइसेस लिखी है कि जब टोटल बिल बनेगा तो 20% ऐड होके दूसरा आएगा। और जहां पर इंक्लूसिव लिखा है ना, तो जो प्राइस लिखी है वही है, बस उसके ऊपर कुछ नहीं देना, ठीक है। तो ज्यादातर फास्ट फूड चेन्स जो है ना, वो ये एक्सक्लूसिव प्राइस लिखना नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इंक्लूसिव प्राइस ही लिखती है, ठीक है। जो लिखे वही पे किया और ले लिया, वो उसी में से ब्रेकअप फिर कर लेते हैं कि जो आपने फॉर एग्जांपल अगर लिया ना, मिसाल के तौर पे 500 का बर्गर और 13% अगर जीएसटी था, तो 500 की अपनी परसेंटेज 113% हो गई। बिजनेस के हाथ में वो 500 पूरा नहीं आएगा, उसमें से एक अमाउंट गवर्नमेंट को जाएगा और एक अमाउंट बिजनेस के हाथ में आएगा। तो 500 में से कितना होगा वो, अगर 13% जीएसटी था तो 500 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बिजनेस की अमाउंट हो गई 442, ठीक है ना। 442.4 है ना, 442 ही समझो, ठीक है। और एक्चुअली 442 का बिजनेस ने बेचना था, लेकिन उसके ऊपर 13% टैक्स भी दे रहा है बिजनेस, 0.13, वो टैक्स भी चार्ज करना चाह रहा है। तो वो जब ऐड किया ना 57.5 या 58 कह लो, 58 बिजनेस है वो भी ऐड किया इसमें, 442 में बिजनेस ने 58 ऐड किया तो 500 बना टोटल। सो दिस वाज 100%, जिसके ऊपर इस अमाउंट के ऊपर 13% चार्ज हुआ, जब भी तो ये 113% हुई ना, कि इसको बेस बना, इस पे 13% और चार्ज हुआ तो ये 58 चार्ज हुआ, तो दोनों को मिला के कितना बन गया 500 रुपीज़ का आपका बर्गर, ठीक है ना। और वो 500 रुपीज़ का बर्गर जो 500 है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, 442 है, और अगर प्राइस होता तो वो क्या होता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। तो उमूमन हमें इंक्लूसिव प्राइसेस मिलते हैं फास्ट फूड्स वगैरह में बाहर है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें रेस्टोरेंट्स है जो जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर एक्सक्लूसिव होते हैं, फिर वो टोटल बिल के ऊपर टैक्स अप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो 10,000 की चीज़ बी अगर रेस्टोरेंट है, $10,000 का इसने चिकन लिया, $12,000 का, तो बी ने जो $12,000 पे किए हैं ना, वो पता है कैसे क्या उसकी एंट्री बता देता हूँ। बी जो रेस्टोरेंट है उसकी डबल एंट्री क्या बनाएगा, डबल एंट्री से भी समझते हो ना, बैंक क्रेडिट करेगा $12,000, परचेजेस इन्वेंट्री $10,000 से डेबिट, और $2,000 से क्या डेबिट करेगा, इनपुट टैक्स, सही है, इनपुट टैक्स डेबिट करेगा। अब देखना, फिर ये रेस्टोरेंट ये सारे चिकन का कुछ बनू के सेल करता है कस्टमर्स को, कस्टमर सी से ही कर लेता हूँ रिप्रेजेंट, बहुत सारे कस्टमर्स को। टोटल ये 12,000 वाले माल के ऊपर बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा, लेबर लगेगी और बहुत सारी चीज़ें लगते लगाते, टोटल जो है ये $30,000 का बेचना चाह रहा है, लेकिन 20% ऐड करने के बाद इंक्लूसिव जो है $36,000 का टोटल ये माल बिका इनको। इसकी ये रेस्टोरेंट पता है क्या एंट्री बनाएगा, इसकी बनाएगा बैंक डेबिट, $36,000 से पैसा आया रेस्टोरेंट के पास, सेल्स हुई कितने से $30,000 से, और $6,000 क्या है एग्जैक्टली आउटपुट वैट या आउटपुट टैक्स। अब होगा क्या, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स आपस में नेट ऑफ होंगे, सेट ऑफ होंगे। ये 6 का 6,000 पूरा थोड़ी देगा, रेस्टोरेंट 6,000 पूरा नहीं देगा गवर्नमेंट को, कंज्यूमर तो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा। पहले देख लो ये इनडायरेक्ट मेथड क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर ने डायरेक्ट एफबीआर को जमा कराया नहीं ना, कंज्यूमर डायरेक्ट एफबीआर को नहीं जमा करा, कंज्यूमर तो दे रहा है रेस्टोरेंट को, लेकिन अब रेस्टोरेंट तो जमा कराएगा ना एफबीआर को। रेस्टोरेंट एफबीआर को क्या जमा कराएगा, ये 6,000 नहीं,
रेस्टोरेंट कहेगा भाई 6,000 पूरा नहीं दे रहा क्योंकि जब माल खरीदा था 2,000 उस पर दे तो दिया था मैंने, वो टैक्स की मद में दिया था, वरना माल तो 10,000 का था, और वही माल मैंने बेचा है ना, तो 2,000 तो आप समझ लो वो मैंने कस्टमर से रिसीव किए और बाकी 4,000 और रिसीव किए गवर्नमेंट को देने के लिए। रेस्टोरेंट की जेब से नहीं जा रहा, कंज्यूमर की जेब से आ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स फाइनल कंज्यूमर की जेब से ही जाता है, लेकिन बीच में जितने सारे बिजनेसेस ऐड होते जा रहे हैं ना, जो सब डायरेक्ट गवर्नमेंट को जवाब दे, सही ना, वो सारे बिजनेस जितने ऐड होते चले आ रहे हैं, तो उनसे कोई ना कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड हो रही है, और उसकी वजह से हर दफा वैट की अमाउंट जो है ना बड़ी वैल्यू के ऊपर लग रही है, और बड़ी वैल्यू पे वैट बढ़ता है। तो फाइनल कंज्यूमर जो पे कर रहा है ना, वो सारा एक्चुअली वो $6,000 है, ठीक है। अच्छा, बिजनेस ए जो है उसका कोई इनपुट टैक्स नहीं था, वो डायरेक्टली $2,000 जो है ना बिजनेस ए का, वो डायरेक्ट उसको जमा करा देगा गवर्नमेंट को। बिजनेस ए की बात करूं, क्योंकि बिजनेस ए ने जो है ना सिर्फ बेचा है, सेल्स की है 10,000 की, जिसमें से 2,000 जो है वो वैट की सूरत में या आउटपुट टैक्स की सूरत में, ठीक है ना, और उसकी वजह से उसके बाद 12,000 रिसीव हो गए थे बिजनेस ए के पास बैंक में, जिसमें से 2,000 ये बिजनेस ए जो है वो FBR को गवर्नमेंट की जमा करा देगा। FBR हमारे मुल्क का इदारा है, दूसरे मुल्क में जो भी टैक्स अथॉरिटीज होंगी उसमें जमा होगा, ठीक है। तो एक नज़र गौर से अगर देखें तो इनपुट टैक्स एक तरह का प्रीपेड टैक्स है, और आउटपुट टैक्स एक तरह का टैक्स पेबल है। इसी वजह से टैक्स पेबल में से जो प्रीपेड है वो माइनस कर दिया रेस्टोरेंट बी ने, सही है, और जो 4,000 था वो पे किया। क्लियर हो गई? तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स या आउटलेट टैक्स ये क्यों कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स ये इसलिए कहलाता है कि कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, बल्कि कंज्यूमर इनडायरेक्टली पे कर रहा है। कंज्यूमर उसको पे कर रहा है जिसने कंज्यूमर को सप्लाई किया, वो सप्लायर गवर्नमेंट को ऑलरेडी जो दे चुका है, क्योंकि उस सप्लायर ने भी इनपुट कहीं और से लिया था, माल कहीं और से खरीदा था, तो उस वक्त कुछ हिस्सा दे दिया था और बाकी हिस्सा जो एक्स्ट्रा चार्ज किया ना कंज्यूमर से, वो खाली पे करेगा। मतलब आउटपुट टैक्स में से इनपुट माइनस करने के बाद जो, और उससे पिछला सप्लायर गवर्नमेंट को डायरेक्टली, ये सारे सप्लायर्स तो डायरेक्टली गवर्नमेंट से लिंकअप करेंगे। कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर जो है ना, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से लिंकअप कर रहा है। कैसे? वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा, बल्कि अपने सप्लायर को पे कर रहा है। सही, इनडायरेक्ट इसलिए, इसके पीछे एक लॉजिक समझ गए ना। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑन कंजम्पशंस, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑन इनकम्स। अब तुम ये चेक करो, एक इंसान जिसने जरा भाई पैसा कमाया, सही ना, मिसाल के तौर पे उसकी 80,000 की तनख्वाह थी, तो 3,000 कट गए डायरेक्ट टैक्स की सूरत में। क्या था वो? उसका एम्प्लॉयमेंट टैक्स, सैलरी के ऊपर टैक्स जो लगा, 77,000 बचे। तो अब ये 77,000 में 77,000 का माल खरीद सकता है? नहीं। मार्केट क्या, वो वैट क्या चल रहा है? लेट्स सपोज एक जनरल वैट है, सिंगल रेट है 15%, तो 77,000 में एक्चुअली 77,000 का माल नहीं खरीद सकता। ये 77,000 की अपनी परसेंटेज 115 करो, डिवाइड करो 100 से, सॉरी 77,000 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 77,000 में एक्चुअली 66,950 का माल खरीद सकता है। ये 66,950 रुपीज़ का माल खरीदेगा, ठीक है ना, और उस माल के ऊपर 15% पे टैक्स भी देगा। तो 66,950 के अंदर प्लस करो 66,950 का टैक्स, जो कि बनता कितना है? 66,950 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 10042, 10042। इसको मैं 50 कर देता हूँ ताकि, तो 50-50, 1 और 9 0, 1 6 और 0, हाँ 7, और 6 और 1, ठीक है ना। तो माल इतने का खरीद रहा है, उतना वो वैट की सूरत में पे करेगा। तो जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो बची है ना, डिस्पोजेबल इनकम वो जो टैक्सेस और सारे खर्चे के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम बची है, वो जो आप खर्च करोगे ना, उससे भी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू जो मिल रही है उस प्रोडक्ट से प्लस ऑन टॉप ऑफ इट एक टैक्स का चार्ज पे करना पड़ रहा है, जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जाना है। क्लियर हो रही है? अच्छा, उससे कुछ सेव कर पाया, अगर वो 77,000 वाला बंदा कुछ भी सेव कर पाए और कुछ शेयर्स खरीद पाए, हाँ, तो आज जो शेयर की वैल्यू है, एक साथ बाद जो वैल्यू इंक्रीज आएगी, उस इंक्रीज के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इतना टैक्स इसके ऊपर पड़ रहे जी, वो टैक्स अगर इस पर पड़ रहे ना,
तो वो रीस्पेंड भी होंगे इसको किसी सूरत में। जो गवर्नमेंट जितना एफिशिएंटली करती है उतनी अच्छी गवर्नमेंट्स होती हैं। ये डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे तो देखो पर्सनल इनकम टैक्स, एम्प्लॉयर का पेरोल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ या इनहेरिटेंस टैक्स, ये सारे टैक्सेस की एक्सप्लेनेशंस है और उनकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है। ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो मिसाल दी हुई है ना, एक मैंने बता दी और एक मिसाल यहाँ दी हुई है। लेट्स से गवर्नमेंट इम्पोजेस 10% इनडायरेक्ट टैक्स ऑन स्वीट्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया 10% स्वीट्स के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स बोल दो या वैल्यू एडेड टैक्स बोल दो या जीएसटी जो भी है, ठीक है, एक बात है। तो ये आप पढ़ना है मिसाल को। फिर कुछ कंट्रीज के कुछ रेट्स की मिसालें, और ये शायद अपडेट डाटा नहीं है, यूएस का, चाइना का, जापान का, तो वहाँ पर वैट रेट क्या चल रहा है, वहाँ पर पर्सनल इनकम क्या चल रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स क्या चल रहा है। पर्सनल इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है और पर्सनल इनकम टैक्स तो इंडिविजुअल्स का अपना होता है। और कॉर्पोरेट टैक्स अलग क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेशन या कंपनीज अलग आइडेंटिटी होती है, वो अलग शख्सियत है, तो उसका अपना टैक्स होगा। जबकि पर्सनल इनकम टैक्स आपका अपना टैक्स है, क्योंकि आप खुद एक शख्सियत हो, लेकिन कंपनीज एक अलग शख्सियत है। सही है। अब मेरा एक सवाल है, कोई ऐसा बिजनेस जो कंपनी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस जो कंपनी नहीं है, उसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा वो पर्सनल इनकम टैक्स होगा या कॉर्पोरेशन टैक्स होगा? कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं होगा, पर्सनल इनकम टैक्स होगा। क्योंकि जो बिजनेस कंपनी नहीं है ना, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लॉ की नजर में, अकाउंटिंग को बीच में मत ले आना, अकाउंटिंग की नजर में तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर, वो तो हर तरह का बिजनेस। वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब बिजनेस के इस साइड पे पैसा आएगा तो बिजनेस उसको डेबिट करेगा, इनफ्लो समझेगा, लेकिन वो तो हर तरह का बिजनेस की बात हो रही है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, वो अकाउंटिंग कहता है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कंपनी है जो ओनर से सेपरेट है, कंपनी की अपनी शनाख्त है। लेकिन कंपनी के अलावा जो जितने भी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल सोल ट्रेडर बिजनेसेस जो हैं आम से, वो कोई उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसकी इनकम जो है पर्सनल इनकम का हिस्सा कहलाएगी। तो एक इंसान की पर्सनल इनकम में क्या है? एक इंसान की पर्सनल इनकम में वो है, वो जहां पर काम करता है तो उसकी सैलरी जो है वो उसकी पर्सनल इनकम है। ठीक है। इसके अलावा उसके जो भी एसेट्स वगैरह हैं, उसकी गाड़ी, घर और जो भी उसकी जायदाद वगैरह, उसके ऊपर उसकी वेल्थ है, वो भी उसकी पर्सनल इनकम के अंदर आ जाता है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर वेल्थ टैक्स अलग लगता है, पर्सनल इनकम टैक्स में नहीं लगता, तो चलो उसको अलग कर देता हूँ। सैलरीज उसकी पर्सनल इनकम है, साथ में कोई साइड बिजनेस करके कमा रहा है तो वो भी उसकी पर्सनल इनकम है। डिविडेंड्स से कुछ पैसा कमा रहा है कि कंपनीज के डिविडेंड्स इसको मिल रहे हैं, किसी के शेयर्स खरीदे हुए, तो वो भी इसकी पर्सनल इनकम है, उस पर पर्सनल इनकम टैक्स पे करेगा। अच्छा, सैलरी में ऑलरेडी कट चुका है ना, तो पर्सनल इनकम में दोबारा नहीं देगा, वो बता देगा अंदर टैक्स रिटर्न जमा कराते हो कि पेई के तौर पर कट चुका, लेकिन बताना है फिर भी कि सैलरी इतनी थी और इतना ऑलरेडी कट चुका है। लेकिन उसके अलावा डिविडेंड्स जो मिले वो पर्सनल इनकम का हिस्सा। बिजनेस एक छोटा सा खोल के रखा है, मुर्गियां हैं, अंडे हैच कर और सब करके कोई ब्रीडिंग वगैरह कर, उससे कोई इनकम है, वो भी जमा कराएगा। करता कोई नहीं, इतने शरीफ नहीं होते। बहुत सारे लोग जो कैश में है ना, जो बैंक के अंदर नहीं रोटेट हो रहा, तो उसको अंदर बहुत सारा चोरी भी कर जाता है टैक्स, विच इज़ अ क्राइम। बहरहाल पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स देने के अलावा उसके पास जो वेल्थ है सारी, उसकी गाड़ी, उसके पास शेयर्स, उसके पास प्रॉपर्टी, जो कुछ है, उसके पास ज्वेलरी, उसकी वाइफ की और या उसकी फैमिली जो भी, उसकी टोटल जो भी इस तरह ऐसे, वो असासों के ऊपर भी टोटल टैक्स देगा, वेल्थ टैक्स। इसके अलावा जिन शेयर्स के ऊपर उसने डिविडेंड कमाए, वो शेयर्स इसकी वेल्थ में काउंट हो रहे हैं, तो टैक्स देगा वेल्थ के ऊपर टैक्स। लेकिन वो शेयर्स अगर इसने सेल कर दिए तो वेल्थ में काउंट नहीं हो रहे, लेकिन वो जो सेल करके ऊपर कमाया ऑन टॉप ऑफ इट, तो कैपिटल गेन कमाया, तो कैपिटल गेन टैक्स देगा, वो अलग है, CGT कहलाता है, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है ना। तो इस तरह से टैक्सेस होते हैं जो बिजनेसेस इतने सारे किस्म के जो पे करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को। ठीक है। बहरहाल ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ इम्पोजिंग हाई टैक्सेस, कि गवर्नमेंट अगर हाई टैक्सेस इम्पोज करती है तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, इससे पहले एक सवाल ले लेता हूँ। सवाल इसलिए बोले कि अगर हम शेयर सेल करते हैं, तो वो भी तो हमारी इनकम हुई ना, क्या किस तरह से इनकम हुई? कह रहे उज़ैर भाई, अगर हमने 50 मिलियन के शेयर्स लिए थे, 50 मिलियन रुपीज़ के शेयर्स लिए थे, और वो हमने ₹60 मिलियन में बेचे, तो ये जो 10 मिलियन का इजाफा है, ये भी तो हमारी इनकम हुई ना। बेटा ये मैं कह रहा हूँ, ये ऑपरेशनल इनकम नहीं हुई। ये पता है किसके लिए ऑपरेशनल इनकम होगी? जो ब्रोकर्स होते हैं, जिनका काम ही शेयर्स और खरीदो फरोख्त है। आपका काम नहीं है शेयर्स की खरीदो फरोख्त, आपकी ये वेल्थ थी, आपकी प्रॉपर्टी थी। ये जब तक ये आपकी प्रॉपर्टी थी
तब तक आपको इन शेयर्स के ऊपर 50 मिलियन शेयर्स के ऊपर 50 मिलियन के रुपीस के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड्स मिलते रहे। जो डिविडेंड्स आपको मिले तो आपके लिए ऑपरेशनल इनकम थी, और जो डिविडेंड्स जो मिलते रहे वो आपके लिए ऑपरेशनल इनकम थी। इसी वजह से उसको हमने डिविडेंड्स को हमने कहा था कि वो पर्सनल इनकम टैक्स में जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशनल इनकम है। ऑपरेशनल इनकम क्या होती है? एक मुर्गी खरीदी, मुर्गी खरीदना एसेट खरीदी है, एसेट खरीदा है, तो मुर्गी खरीदते हुए पे किया, वो कैपिटल पेमेंट कहलाई। मुर्गी से मुर्गी एक नहीं ली, मतलब पूरा फार्म पोल्ट्री समझ लो, तो जो सारे अंडे निकल रहे वो अंडे आप सेल कर रहे हो, अंडे सेल करके जो कमा रहे हो ऑपरेशनल इनकम है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म है आपका। आपकी ऑपरेशनल इनकम अंडे सेल करके कमाई जा रही है, ठीक है ना, वो आपके पर्सनल इनकम में डाल दो। लेकिन पूरी मुर्गी सेल कर दी तो आपने कैपिटल एसेट सेल कर दिया, आपने एसेट सेल कर दिया। एसेट जितने का लिया तो उससे ज्यादा का सेल किया, दैट्स कॉल्ड कैपिटल गेन। और उसके ऊपर जो टैक्स दोगे वो कैपिटल गेन टैक्स होगा। लॉस पे थोड़ी दोगे, गेन पे ही दोगे, ठीक है ना। तो आपने जो शेयर्स 50 मिलियन के लिए थे उसके ऊपर एक साल मिसाल के तौर पर आपने डिविडेंड कमाया, ठीक है, और टोटल आपने डिविडेंड मिसाल के तौर पे 12 मिलियन कमाया, 12 मिलियन रुपीस कमाया डिविडेंड्स की सूरत में। तो ये आपके 12 मिलियंस के ऑपरेशनल इनकम डिविडेंड्स है। तो ये ऑपरेशनल इनकम वाली चीज जो है आपके पर्सनल इनकम टैक्स में जाएगी, सही। और अगर ये आपने इस साल रखे, अगले साल भी रखे हुए हैं, तो ये तब तक ये आपके वेल्थ में काउंट हो रहे हैं। किस में काउंट हो रहे हैं? वेल्थ में। वेल्थ है तो तब तक, इसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं, वेल्थ। जब तक ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है पूरे साल तक रखी है तो आपके वेल्थ में शुमार है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सेल कर दिया तो अब ये आपकी वेल्थ का पार्ट नहीं है, सही है। जब तक वेल्थ थे तो वेल्थ का टैक्स देना था आपको, इस वेल्थ के टैक्स में शुमार होते हैं आपके असासों में। अब ये आप उसको सेल कर चुके हो, सेल कर चुके हो तो अभी आपके वेल्थ का पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो सेल हुआ है 60 मिलियन का हुआ है, 50 मिलियन के लिए हुए शेयर्स 60 मिलियन में बिके, तो ये जो 10 मिलियन जो इजाफा हुआ है ये आपका ये वो वाला इजाफा नहीं है कि जो मुर्गी का अंडा बेच के आ रहा था, आपने पूरी मुर्गी सेल कर दी, क्या अब इसमें से अंडा नहीं आएगा? तो इसी तरीके से वो शेयर्स पूरे सेल कर दिया, अब इससे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो शेयर्स सेल किया उसके ऊपर ये $10 मिलियन का कैपिटल गेन है, ठीक है ना, कैपिटल गेन है। और कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स देते हैं कैपिटल गेन टैक्स कहता है। गाड़ी खरीदी मिसाल के तौर पे आपने 15 लाख की, उसको चलाया या उसको रेंट आउट करते रहे, रेंट आउट जब तक करते रहे जब तक रेंट इनकम आ रही वो आपकी ऑपरेशनल इनकम है, कोई कैपिटल गेन नहीं है। अब इकोनॉमी में कोई ऐसा मोड़ आया कि गाड़ियों के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो आपकी चली हुई गाड़ी भी जो 15 लाख की ली थी वो 18 लाख की बिकी, तो जो 3 लाख ऊपर आपके पास आया ये कैपिटल गेन है। तो जो अब इस 3 लाख पे जो दोगे वो कैपिटल गेन टैक्स होगा, उसका रेट अलग होगा। पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर वो जो रेंट पे दे रहे थे ना आप गाड़ी, हर रोज कोई आता था वो रेंट पे देते थे और रेंट से उसको रेंट करके कमाते थे, वो आपकी ऑपरेशनल इनकम थी जो पर्सनल इनकम टैक्स में जमा होती है। लेकिन जो एसेट इटसेल्फ बेचा तो हमारा कैपिटल गेन क्रिएट करता है, अगर गेन क्रिएट करता है। उमूमन यूज हुई चीज़ें लॉस ही करती हैं, लेकिन शेयर्स एक ऐसी चीज़ है या एंटीक ज्वेलरी और ये वाली चीज़ ऐसी जो ओवर टाइम वैल्यू बिल्ड करती है अपनी, तो वो तमाम वेल्थ का हिस्सा जो ओवर टाइम वैल्यू बिल्ड कर रहा है और वो सेल करके कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स दोगे। क्लियर है? अच्छा, पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में कुछ मिला तो जो भी वैल्यू का मिला आपको तो उसके ऊपर एक इनहेरिटेंस टैक्स लग जाएगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक, लेट्स सपोज आपको जो है ना एक पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस में 80 लाख की जो है ना कोई प्रॉपर्टी मिल गई, छोटी सी दुकान वगैरह, तो उसके ऊपर पूरे 80 लाख के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स का जो भी रेट होगा उतना आप टैक्स पे करोगे। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस हाई करेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? नेचुरली कोई इन्वेस्टर है वो भागना चाहेगा, सही है। और अगर कोई सिटीजन है वो भी भागना चाहेगा, सिटीजन हो या कोई इन्वेस्टर हो, क्योंकि सिटीजन ही आगे जाके वर्कर्स बनते हैं, वही आगे जाके इन्वेस्टर्स बनते हैं, वही आगे जाके बिजनेस ओनर्स भी बनते हैं। अब एक सिटीजन है वो बेचारा एक तो पर्सनल इनकम टैक्स पे कर रहा है कि ऑलरेडी अगर वो जॉब पे है तो सैलरी के ऊपर उसने वहीं टैक्स कट चुका होगा उसका। फिर उसका कोई अगर साइड बिजनेस है, ठीक है ना, तो उस बिजनेस की इनकम के, जो कंपनी वाला नहीं है, एक साइड इनकम बिजनेस है, ठीक है ना, तो उसकी बिजनेस इनकम के ऊपर उसने टैक्स देना होगा। फिर उसके अलावा उसके किसी वेल्थ, कोई भी उसके जो वेल्थ है जैसे शेयर्स वगैरह जो उसके पास रखी हुई है, तो उस वेल्थ की वजह से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसके ऊपर उसने जो है ना लेट्स सपोज डिविडेंड इनकम शेयर्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा होगा,
ठीक है ना, या किसी को लोन दिया हुआ है और अगर ये इंटरेस्ट लेता है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ा, वो भी डिविडेंड इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, सब ये पर्सनल इनकम टैक्स है इसके। सैलरी वाला वैसे ही यहाँ पर आ चुका है, सैलरी एम्प्लॉय पेरोल टैक्स ना, तो पेरोल टैक्स जमा करा चुका होगा ये नीचे वाले हिस्से में, मैं तो ऊपर इसलिए डालूंगा पर्सनल इनकम में खाली दिखाना तो होगा ना पर्सनल इनकम टैक्स देते हुए कि इतना टैक्स दिया है। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए ये एक नाइटमेयर हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर वो सेटअप नहीं करना चाहेंगे अपनी कंपनी को। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स कोई भी नॉन करंट एसेट अगर आपके पास रखा हुआ है और वो आप सेल कर रहे हो, या कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है कोई वो आप सेल कर रहे हो, तो उसको जितने का लिया था जितने का बेचा उसके दरम्यान होता है कैपिटल गेन, ठीक है, उसके ऊपर किसी किस्म का अगर टैक्स है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इस इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, अगर उसके पास कुछ वेल्थ में शेयर्स थे जो मैंने मिसाल दी ना, वही शेयर्स अगर इसके अब उसने सेल कर दिए तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिली उसको, उसके ऊपर शेयर्स के ऊपर उसने कैपिटल गेन कमाया, तो सीजी जो कमाया शेयर्स के ऊपर जो सीजी कमाया तो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, सही है। इसके अलावा फिर कोई अगर इसके बाप दादा से कोई प्रॉपर्टी इस तक आ रही तो उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स दे रहा है, इतने किस्म के टैक्सेस दे रहा है, सही। तो डिस्करेज होगा इतने टाइप्स का। और फिर ये ही नहीं, ये तो सारे डायरेक्ट टैक्स थे, फिर जो चीज़ें खरीद रहा है उसके ऊपर भी टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सही है। तो एक्सपेंस तो सर पे बहुत है, तो भागने ही करेगा अनलेस के वो जगह ऐसे कि टैक्स ले रहे तो फिर लग भी वैसा ही रहा है। रोड्स बड़े साफ सुथरे, क्राइम रेट बहुत लो है, बॉर्डर्स बड़े डिफेंडेड है, वेल डिफेंडेड है, पुलिसिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्लीन है जगह, यू नो एवरीथिंग इज सो गुड अबाउट दैट कंट्री, तो वहाँ पर वो फिर ठीक है, उसको जस्टिफाई होते हैं फिर हाई टैक्सेस, क्लियर है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशंस का ये है कि वो प्रॉफिट कमाते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब है, ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट ज़्यादा के चक्कर में जहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ज़्यादा है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा है, वहाँ पर सेटअप करना नहीं चाहेंगे। गोया कि सिर्फ अकेली वजह नहीं होती टैक्स रेट्स, हो सकता है कोई कंट्री जहाँ पर टैक्स रेट्स बहुत ही लो हो, लेकिन वहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एयर क्वालिटी है, ना वो रॉ मटेरियल मौजूद है जहाँ वो कंपनी में जो उसको कंपनी को चाहिए, तो वहाँ क्यों सेटअप करेगी। उसकी बनस्बत फिर वो ऐसी जगह सेटअप करेगी भले जहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स आए हो, लेकिन सारी और फैसिलिटीज़ हो बिजनेस करने की। तो बैलेंस होना चाहिए, कॉर्पोरेशन टैक्स अगर हो उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी है तो ठीक है, वो कॉर्पोरेशन टैक्स दे भी देगी कंपनीज। अच्छा, चाइना के अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स रेट्स ये आज के नहीं है, ये कब क्या पता नहीं है, 25%, जापान के अंदर 32.11%, यूएस के अंदर 21%, और कोई अगर स्पेसिफिक स्टेट का अपना लोकल टैक्स भी हो सकता है, जैसे प्रोविंसेस के होते हैं ना, स्टेट्स के अपने टैक्सेस भी हो सकते हैं, तो 22% 21% का मतलब इनका फेडरल टैक्स होगा, ठीक है ना, और इसके अलावा स्टेट टैक्स भी इनका एक अपना हो सकता है कि भाई इसके ऊपर लोकल जहाँ पर आप जिस स्टेट के अंदर मौजूद हो वहाँ पर अगर आपका बिजनेस चले तो उनका अपना टैक्स भी इसके ऊपर ऐड होगा, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स भी ज़्यादा ही बन जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर देख के इसके अंदर देख के अभी हम बताएं तो हमें लगता है कि सबसे कम टैक्स, क्योंकि हमें नहीं पता स्टेट टैक्स कितना है यूएस का, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स बहरहाल स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का है, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स भी जापान से कम है, जापान का कम से कम भी एक होता है ना फर्स्ट इनकम बैंड, जिसका जो पाकिस्तान में भी 0% होगा, वो उसका कम से कम भी 15% है, ठीक है। उसके बाद चाइना और उसके 0% वाले बैंड्स भी है कि बहुत ही लो इनकम वाले उन पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन फिर जापान जो लाइफ स्टाइल है जापान का, लिविंग कंडीशंस भी बड़ी स्ट्रांग है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है टू बी, क्योंकि वहाँ की नेशन भी बहुत अच्छी है, वहाँ की गवर्नेंस और सब कुछ बहुत अच्छा है। बहरहाल यूनाइटेड स्टेट्स में वैट 11.7%, चाइना में 16, जापान में 8%, तो इनडायरेक्ट टैक्स लाइक कंजम्पशन के ऊपर इतना टैक्स नहीं है, सही। सो इसके अंदर कौन सेटअप करना चाहेगा किस कंट्री के अंदर, तो एक तो टैक्स रेट अब 32.11% जापान में इतना हाई टैक्स, तो हो सकता है वो सेटअप ना करना चाहे। लेकिन अगर उनकी इंपोर्ट जापान से होती है बहुत ज़्यादा और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत लग जाता है, फ्रेट यू नो शिप्स वगैरह, तो फिर शायद सेटअप करना भी चाहे। अगर जो स्किल्ड लेबर चाहिए एक स्पेसिफिक टाइप के काम के लिए, हाई टेक
कोई काम है और वो स्किल्ड लेबर जापान में ही मौजूद है, तो हो सकता है जापान में वो लेबर जापान से आना भी नहीं चाह रही, तो हो सकता है आप एक ब्रांच जापान में लगाना चाहें। तो MNCs जो होती है मल्टीनेशनल कॉर्प्स, वो अलग अलग जगहों पर इसीलिए ऑपरेट करती हैं कि कहीं पर टैक्स एडवांटेज है तो कहीं पर लेबर स्किल्ड एडवांटेज है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। क्लियर? क्वेश्चन है? चाइना में जैसे 16% GST है, अब चाइना एक्सपोर्ट करता है, तो जो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट उन पे भी GST लगेगा। चाइना अगर एक्सपोर्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट तो क्या उसके ऊपर GST लगेगा, सवाल ये है। ठीक है, चाइना की एक्सपोर्ट के ऊपर यकीनन कोई ड्यूटी नहीं शायद हो। जो कंपनी है, कंपनी जब माल को एक्सपोर्ट कर रही है तो चाइना के कस्टम्स से गुजार रही ना, कस्टम्स से क्लियर होकर माल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर 0% शायद ड्यूटी हो, या मुझे नहीं पता कितने परसेंट होगी। चाइना के बहुत एक्सपोर्ट्स हैं, तो आई डोंट नो इफ देयर इज एनी ड्यूटी और नॉट, वो देखने वाली बात है। लेट सपोज उमूमन एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज नहीं होती, 0% कर लो, ठीक है। लेकिन चाइना की जो कंपनीज माल बना के सेल कर रही हैं, वो कंपनीज को अपना एक रेट होगा जो उनको चाहिए। मिसाल के तौर पे $1 मिलियन का या 1 मिलियन युआन्स का कर लो कि उन्होंने माल सेल किया, ठीक है, युआन यूँ होता है, इस तरह का कोई है, ठीक है। 1 मिलियन युआन का माल सेल किया, लेकिन उसके ऊपर वैट भी तो चार्ज होगा ना, वो वैट चार्ज होके फिर जाएगा किसी और के पास, फिर वो अपना वैट चार्ज करके फिर अंटिल फाइनल कंज्यूमर तक जब जाता है। फाइनल कंज्यूमर एक्चुअली वो ये भी फाइनल कंज्यूमर ही पे कर रहा है ना भाई, ये भी फाइनल कंज्यूमर ही पे कर रहा है। तो हाँ, कहीं पर वैट अगर ज़्यादा हो तो वहाँ की एक्सपोर्ट्स अनअट्रैक्टिव हो सकती हैं किसी दूसरे कंट्रीज़ के लिए, यस, बट अगेन वैट होते हुए भी अगर चीप हो तो फिर तो लेंगे ना चाइना से। अच्छा जी, अ कंट्री में एम टू अप इम्पोज, तो हाई टैक्सेस का एक इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर्स भाग सकते हैं, लोग जो है स्किल्ड लेबर वगैरह उनको शायद अच्छा ना लगे, यार हमारी इनकम का इतना बड़ा पोर्शन चला जाता है, लेट्स बेस समवेयर एल्स, हम कहीं और ही रह लें, कि हम तो कोई यहाँ पर जो है ना वैसे भी कोई लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा, मेनली लोग मूव आउट मूव इन होते हैं वो लिविंग कंडीशंस की वजह से होता है, लिविंग स्टैंडर्ड। अगर टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिसके लिए मैं पे करना था गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड कर रही है। बच्चों के हाईएस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हो सकती थी पॉसिबल, वो दे रही है, फराम कर रही है। हॉस्पिटल्स फ्री हैं, सही है। इसी तरीके से बिजली बहुत ही लो रेट्स के ऊपर है और कोई भी म्यूनसिपल के चार्जेस नहीं है। तो अगर ये सब नहीं है तो ये सब टैक्स कम होने के बाद खुद स्पेंड करके अरेंज करना था, अब वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है सब कुछ, एंड गवर्नमेंट कैन डू इट बेटर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सही। सो टैक्सेस हाई होने से अनअट्रैक्टिव हो जाती कोई भी इकॉनमी, बट अगेन इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। अगर उस इकॉनमी की लिविंग कंडीशंस या उस इकॉनमी के दूसरे इनपुट्स, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरे इनपुट्स वहाँ पर अच्छे अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो अगर अच्छा है सब कुछ, तो हो सकता है वो टैक्सेस को ना देखें और सेटअप कर भी जाएं। जैसे कंट्रीज विद लो और जीरो कॉर्पोरेशन टैक्स, जैसे यूएई का जो है ना कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है। केमन आइलैंड्स, आई थिंक आइल ऑफ मैन का तो 0% है या बहुत ही कम होगा कोई। ये वो जगह हैं जो ये क्यों टैक्स रेट कम रखती होंगी ये वाली जगह, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट कंपनीज टू ओपन अप देयर, क्योंकि कंपनीज जब यहाँ पर खुलेंगी आके तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होगी, प्रोडक्शन होगी और उनकी जो है ना इकोनॉमी बूस्ट होगी उस हवाले से। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम गिरता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर अगला बैंड आप क्रॉस करते जाते हो, गिरता जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ग्राफ तो बस ऐसे ही हमने हाइपोथेटिकली बनाया हुआ है, वरना एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो वो फिर अलग होगा, लेकिन स्टिल हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, हाइपोथेटिकली बना रहे कि अगर इनकम आपकी 6 लाख है, 12 लाख है, नो, सो हर अगला लाख लोअर टैक्स रेट की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो से, अगर आपकी 12 लाख इनकम है, 1200K, ठीक है ना, 12 लाख की अगर इनकम है तो आप इतने बैंड्स को तो क्रॉस कर ही रहे हो। पहले शुरू के 2 लाख आपके जो हैं, शुरू के 2 लाख जो आपके 12 लाख में से हैं, उसके ऊपर 33% लगेगा तो 66,000 बनता है, तो इट विल बी समवेयर हियर, लेट्स सपोज। फिर अगले 2 लाख, क्योंकि वो अगले बैंड में गिर रहा है, अगला बैंड 2 लाख से लेकर 2 लाख 1 से लेकर 4 लाख तक है, ठीक है ना। तो 12 लाख में से पहले 2 लाख पे लग गया, फिर उसके बाद अगले 2 लाख इस बैंड में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पर 20% है। सो अगले 2 लाख पे 20% 40,000 बनता है, ठीक है ना। तो 60 से 66 से 40 समवेयर इस तरफ कहीं होगा,
ठीक है ना। तो ऐसे करते 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 ये देख लो टैक्स रेट जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा है आप हर अगले बैंड पे गिरते जा रहे हो, वैसे वैसे लोअर टैक्स रेट की तरफ जा रहे हो। दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। सही, तो यहाँ पर हमारा टोटल कैसे बना, जैसे जब आपके 12 लाख की इनकम में से पहला 2 लाख, अगला 2 लाख, फिर उसके बाद अगला बैंड जो है 4 लाख का, 4 लाख से 8 लाख तक का, तो अगले 4 लाख पे 15% टैक्स है। फिर उसका अगला बैंड जो है 8 लाख से अबव जो भी इनकम है, 8 लाख से अबव वाली, उससे पहले वाली इसने बता दी कैसे कैसे ब्रेक है। फिर 8 लाख से ऊपर जितनी भी है तो पहले 8 लाख के अलग अलग रेट चार्ज कर दिए हमने, तो 3 ये निकले। और फिर उसके बाद 12 लाख में से 8 लाख हटा के जितने ऊपर बचे, मतलब 4 लाख और बचे, उसके ऊपर 5% रेट है। ठीक है, और उसके बाद फिर जितना भी इस पर 5% है, तो एक हद तक ही रिग्रेस होगा, उसके बाद बस 5% रुक जाए। ऐसा नहीं कि हो सकता है 0% भी हो जाए पॉइंट के बाद, लेकिन नहीं करेगी इकोनॉमी ऐसा। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करना चाहेगी, क्यों ऐसा करेगी कि यार करोड़ों अरबों रुपए भी इनकम हो, वो चाहेगी कि भले लो रेट हो लेकिन हो तो सही, ताकि जितना कमाता जा रहा है, जितना हमारी इकोनॉमी से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है इनकम के तौर पे, तो उसमें से टैक्स दे तो सही, कोई लोअर परसेंटेज रखेंगे, जीरो नहीं करेंगे। तो बहरहाल आखिरी बैंड के अंदर जो हमारे 4 लाख गिरे थे, तो उस पर 5% 20,000 बना, तो कुल मिला के ये बन गई 1,86,000 आपका टैक्स बना रिग्रेसिव के हवाले से। अब इसी को प्रोग्रेसिव के अंदर देखते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। ये ग्राफ को तो तुम मतलब ऐसे ही हाइपोथेटिकली बना हुआ है। 12 लाख की इनकम वाला अगर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में होता है, जो कि उमूमन हमारे प्रोग्रेसिव सिस्टम ही होता है टैक्स सिस्टम, तो हर अगला बैंड जो आप क्रॉस करते चले जा रहे हो और हर अगले बैंड के अंदर टैक्स रेट में इजाफा होता जा रहा है। देख रहे हो, 0 से 15 में एक इजाफा, फिर 15 से 20 भी इजाफा है, फिर 20 से 33 भी इजाफा है। सो आपके 12 लाख के पहले 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, विच इज लॉजिकल। कि एक अगर लेट्स सपोज एक ऐसा इंसान जो सालाना 12 लाख नहीं कमा रहा, जिसकी टोटल इनकम सालाना 3 लाख रुपए है, तो कम से कम उसके शुरू के 2 लाख के ऊपर तो 0% रेट होगा, फिर उसके 2 लाख के बाद जो पहले 2 लाख है उस पर 0% रेट है, तो कोई टैक्स नहीं है उसका। ठीक है ना, पहले 2 लाख में 0% है तो टैक्स 0 है। फिर उसके बाद बचे 1 लाख, उस पर टैक्स रेट क्या है 15% अगले बैंड में, तो 15% फिर 1 लाख पे टैक्स उसके लग रहा है, क्योंकि 1 लाख इस अगले बैंड में फॉल हो रहा है ना। हाँ, 2 लाख से 4 लाख की विंडो है नहीं, तो इसके दरम्यान 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख पे 15% कितना होता है 15,000। तो जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख है उसको 15,000 देना है टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जैसे जैसे आपकी इनकम अगले अगले बैंड्स में जाती जा रही है, वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी हुई, अब ये देखो ना, शुरू के 8 लाख तक तो इतनी हो गई कलेक्शन, 30 और 80,000, 1,10,000। उसके बाद आखिरी बैंड में जो 4 लाख गिरे, जो ये रहे, उसके बाद 33% टैक्स, जो कि 133,320 है। तो कुल मिला के आपकी जो है वो टैक्स बन गया 243,320 प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बनिस्बत रिग्रेसिव में 1,86,000। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में आखिरी 4 लाख के ऊपर 20,000 खाली टैक्स बना, जबकि प्रोग्रेसिव में आखिरी 4 लाख के ऊपर 1,33,320 बना। अब रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में बेचारे 3 लाख की इनकम वाला क्या करता, 3 लाख की इनकम में से 33.3 थी, मतलब 1/3, 1 लाख टैक्स में से कट जाता सालाना। 3 लाख की इनकम वाले का 1 लाख कट जाता टैक्स में, क्यों? क्योंकि 3 लाख के ऊपर सबसे पहले बैंड में नहीं, बल्कि शुरू से नहीं, 3 लाख में से शुरू के 2 लाख पे 33% है, सॉरी पूरे 3 लाख पे नहीं है, तो चलो शुरू के 2 लाख पे 33% है ना, है तो सही 33%। तो उसके बाद जो इसके पास 1 लाख बचता, उस पर भी कोई टैक्स रेट लगता, उस पर 20% लगता। तो 2 लाख पे 33% अगर हम लगाएं तो इट्स लाइक 1/3 ऑफ जो ना 66,000 समवेयर। ठीक है, ये कह लो 3 लाख वाले का, जो शुरू के 2 लाख पे 66,000, ठीक है। और उसके बाद जो अगला 3 लाख वाले का 2 लाख के बाद अगले बैंड में जो लाख गिर रहा है उस पर 20% है, तो 20,000, तो उसका 86,000 टैक्स बन जाता। और जो बेचारा 2 लाख की इनकम वाले, उसका जिसका सिर्फ 2 लाख की इनकम है, उसका तो पूरा पहले बैंड में गिरता है 33%, 66,000। 2 लाख में से 66,000 टैक्स में जमा हो जाता है, सही है। और जितनी ज्यादा इनकम है उसमें उतना ही कम टैक्स है। तो ये कब पॉसिबल है? रिग्रेसिव ये तभी सक्सेसफुल है कि आप ऐसी इकोनॉमी के अंदर हो जिसके अंदर हाई इनकम है सब, ठीक है, और आप रिग्रेसिव टैक्स रेट इसलिए रखना चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने पे इंकरेज करना चाहते हो कि हर अगली इनकम का अगला जो बैंड आ रहा है उसमें लो टैक्स रेट्स हैं, ठीक है जी। तो प्रोग्रेसिव इनकम का जो है ना, ये प्रोग्रेसिव वाला है जिसको हम देख रहे थे। तो पहले
यहाँ 6 लाख हैं और यहाँ 12 लाख हैं। तो प्रोग्रेसिव वाले में पहले टैक्स मिसाल के तौर पे फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इतना टैक्स, अगले लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इतना टैक्स, उसके अगले लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इतना टैक्स, ये इंक्रीजिंग कर्व के तौर पे है, ठीक है ना। रिग्रेसिव जो है वो डिक्रीजिंग कर्व के तौर पे। एक्चुअली इट शुड गो लाइक दिस, नहीं बल्कि एक पॉइंट के बाद फ्लैट हो रहा है, एक पॉइंट के बाद फ्लैट हो रहा है ना, फिर फ्लैट 5% है। जबकि प्रोपोर्शनेट है ना वो सीधा रेट है 20%, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ 20%। प्रोपोर्शनेट टैक्स तीसरी काइंड है कि जो चेंज ही नहीं होता, जो भी इनकम हो 0 टू अबव, 0 से ऊपर जितनी भी इनकम है सब पे 25% टैक्स है। ऐसा हो सकता है शुरू के 2-3 लाख कोई भी कह दे कि तो शुरू के 3 लाख पे टैक्स ही नहीं है, वो तो प्रोग्रेसिव वाला भी कह सकता है, रिग्रेसिव वाला भी कह सकता है, प्रोपोर्शनेट वाला भी कह सकता है कि शुरू के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं या 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, उसके बाद ही है, ठीक है ना। तो लेकिन जो भी है टैक्स रेट, यहाँ तो मैंने अज्यूम किया कि 0 से ऊपर इनकम है तो टैक्स है 25%। तो जिसकी 12 लाख इनकम हो उसका 12 लाख का 25%, जो कि 3 लाख बना। तो सबसे ज़्यादा अभी तक हमने देखा उसमें प्रोपोर्शनेट टैक्स के अंदर फिलहाल आ रहा है। देखो डिपेंड करता है हमारी मिसाल के ऊपर। अगर हमारी मिसाल में यही प्रोपोर्शनेट टैक्स की इनकम जो है वो 1 लाख होती, 1 लाख का 25% 25,000 होता टैक्स, जबकि रिग्रेसिव टैक्स में 1 लाख के ऊपर 33% ले रहा होता तो वो 33,000 होता, तो रिग्रेसिव उसमें ज़्यादा होता। वो तो डिपेंड करता है आप किस बैंड में जा रहे हो। बहरहाल तो आपका रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट का फ़र्क ये है कर्व्स का कि प्रोपोर्शनेट ना ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह बनता है कि जितना क्योंकि एक सिस्टम है ना 25%, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा 25% ऐड होता चला जाएगा। सो इट विल बी लाइक ए स्ट्रेट लाइन। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव जो है वो यूं बढ़ता है और रिग्रेसिव जो है टैक्स वो गिरता है और गिर के एक पॉइंट पे फ्लैट भी हो जाता है, ठीक है ना। गिरते 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 एक पॉइंट पे फ्लैट हो जाएगा कि बस उसके बाद फर्दर रिग्रेस नहीं होगा। जैसे हमारी मिसाल में 5% पे रुक गया था, 5% ही रहेगा टैक्स रेट पे। सही है, समझ में आ गई है। सो या आप रीड करोगे तो आप समझ में, मतलब ये तो आपको इसका वो समझ में आ गया, क्या कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। इसकी वजूहात क्या है, ये कब हो सकता है। प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं, तो गवर्नमेंट के अजम्पशन है वो ज़्यादा किसी इकोनॉमी को निचोड़ पा रहे हैं, जो ज़्यादा इकोनॉमी से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना, जैसे जैसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे टैक्स रेट्स बढ़ा के उनसे ज़्यादा कमा के लो इनकम वालों को पे ऑफ किया जाए। रिग्रेसिव वाले क्या हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर प्रमोट करना चाह रहे हैं हम हाई इनकम्स को, कि आप अपना अब जो इतनी इनकम आपने कमा ली इतना टैक्स दे दिया आपने, जितनी इनकम पे जितना टैक्स दे दिया उसके बाद वाला इनकम बैंड है जो आप उस पर कमाएंगे तो आपको अब सेम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगले इनकम बैंड के ऊपर उससे लोअर टैक्स देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी इधर उधर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे आप सोचो नहीं यार यही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगली इनकम लेवल के ऊपर अब मैं और कम टैक्स है, फिर और कम टैक्स है। क्लियर हो रही है। बट अगेन इधर वे तीनों में से कोई भी केस ले लो, ऐसा हरगिज नहीं है कि रिग्रेसिव में तुम ये बोलो या प्रोपोर्शनेट में ये बोलो या प्रोग्रेसिव में ये बोलो कि 3 लाख की इनकम वाले का जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव में एज कंपेयर्ड टू प्रोग्रेसिव में, रिग्रेसिव में और प्रोपोर्शनेट में 3 लाख की इनकम वाले का टैक्स एज कंपेयर्ड टू 8 लाख की इनकम वाले के टैक्स से। तीनों में से किसी केस में भी ले लो, 3 लाख की इनकम वाले का प्रोग्रेसिव में भी टैक्स लेस देन 8 वाले का होगा, रिग्रेसिव में भी लेस देन 8 लाख वाले का होगा और प्रोपोर्शनेट भी लेस देन 8 वाले का होगा। ऐसा नहीं है कि 8 लाख की इनकम है ना अगर तो 10% टैक्स पूरा 8 लाख पे, नहीं, पहले 3 लाख पे तो वही टैक्स रेट है ना जो इसके पहले 3 लाख वाले पे लग रहा है, फिर बाद में रिग्रेस होता जा रहा है। ये मत समझना कि कम इनकम है तो ज्यादा टैक्स है और बहुत ज्यादा इनकम है तो उसके ऊपर कम, पूरी इनकम पे कम टैक्स नहीं है। इनकम का वो बैंड जो हाईएस्ट गिरा है, हाईएस्ट स्लैब के अंदर गिरा है, ये स्लैब्स कहलाते हैं। ये जो होता है ना 0 से लेकर इतना, ठीक है, XYZ जो भी है, ये स्लैब है, एक स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब। तो जो जिस स्लैब पे गिर रहा है ना, जैसे जैसे स्लैब्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टैक्स रेट्स कम हो रहा है। लेकिन इनिशियल स्लैब तो 3 लाख वाले ने भी वही देखा होगा जो 8 लाख वाले ने देखा होगा। 8 लाख वाले ने भी तो अपने इब्तिदाई 3 लाख वाले के लिए यही देखा होगा ना जो ये 3 लाख वाला देख रहा है। उसके बाद 8 लाख वाले की जो इनकम तजावुज़ की होगी उस पर भी तो कोई टैक्स होगा ना। तो जो 3 लाख वाले का टैक्स चाहे प्रोग्रेसिव में ले लो, रिग्रेसिव में या प्रोपोर्शनेट में, तीनों केस में जो टोटल टैक्स बनेगा ना वो कम होगा एज कम्पेयर टू 8 लाख वाले का टोटल टैक्स। सही है, टोटल टैक्स बनेगा लेकिन बैंड बाय बैंड 3 लाख वाले ने जो टैक्स रेट दिया
और 8 लाख वाले ने अपने आखिरी 2 लाख पे जो टैक्स रेट दिया, 3 लाख वाले ने अपने पहले 2 लाख पे जो टैक्स रेट दिया और 8 लाख वाले ने अपने आखिरी 2 लाख पे जो टैक्स रेट दिया, तो उसमें फर्क हो सकता है ज्यादा। क्लियर है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ये आप याद ही कर लेना, इसका कोई निमोनिक बना लेना समथिंग, बिकॉज यही है, इक्विटी बराबरी रखे, लॉजिकल हो टैक्स रेट्स, ऐसे नहीं हो कि इतने कोई हाई हैं कि कोई सेटअप ही ना कर सके बिजनेस, सर्टेनिटी हो, ये नहीं कि टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं, साल के अंदर 4 दफा चेंज हो जाए टैक्स रेट्स, तो फिर फायदा, कोई प्लान ही नहीं कर सकेगा बिजनेस। तो सर्टेन हो, कन्वीनियंट हो, टैक्स पे करना बहुत मुश्किल है, तो फिर कैसे? अब इंप्लॉइज है, वो इंप्लॉइज हर इंप्लॉय अपना अलग अलग जाकर टैक्स जमा के, तो रिसीव करना भी मुश्किल हो जाएगा, पे करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एफबीआर क्या चाहता है? एफबीआर चाहता है कंपनीज को कि भाई आपके इंप्लॉइज है ना, आप सबसे टैक्स कलेक्ट करके पे एज यू अर्न के बेसिस पे, जैसे जैसे उनको सैलरी दे रहे हो टैक्स काट के सारी जमा कर लो और हमें दे दो, ठीक है? फिर जब वो इंप्लॉय अपना पर्सनल इनकम टैक्स फाइल कर रहा होगा ना, चाहे उसने सैलरी पे टैक्स दे भी दिया, फिर भी हर इंप्लॉय को, हर इंसान को, हर सिटीजन को अपना इनकम टैक्स फाइल करना ही है। जब वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स फाइल कर रहा होगा तो टैक्स कुछ नहीं देगा, टैक्स बताएगा कितना बनता है, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी को दे चुका हूँ पे के तौर पर, जो कट चुका है, तो कट जाएगा, तो वो एफबीआर उसको कंफर्म कर लेगा, बस दैट्स इट। तो ये हुआ कन्वीनियंस, सही। ये नहीं कि सबको अलग अलग एफबीआर को कनेक्ट करना पड़ रहा है और एफबीआर भी सबको अलग अलग कनेक्ट हो रहा है, तो एफबीआर के पास भी इतनी रिसोर्सेज नहीं होनी है, बहुत मुश्किल है। तो कन्वीनियंस हो, कोई सिंपल मेथड्स हो, ऑनलाइन टैक्स पे करने के आज के दौर में फैसिलिटीज मौजूद है टू मेक इट कन्वीनियंट, अदरवाइज एवरीबॉडी वुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस, टू एफबीआर ऑफिस, जो कि बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है हैंडल करना। सिंप्लिसिटी हो, डिफिकल्ट ना हो, कैलकुलेशन सिंपल हो, जैसे एक रेट है या चंद स्लैब्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके बनाया हुआ अगर टैक्स रेट तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, कि जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक पॉइंट यहां पर क्या है कि ऐसा ना हो कि कलेक्शन का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो और बहुत एक्सपेंसिव हो। टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस एक तो डिफिकल्ट भी है, सिंपल भी नहीं, ऊपर से एक्सपेंसिव भी है, तो नुकसान है। जिससे टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए बंदे, हर एक से टैक्स कलेक्ट करने के लिए बंदे रवाना हो रहे हैं एफबीआर से, और वो जो टैक्स कलेक्ट करके आ रहे हैं वो टोटल 500 रुपये टैक्स बन रहा है अगर किसी का, अच्छा साल का 500 रुपये टैक्स बन रहा है, उसके लिए जो टीम गई है उस टीम की सैलरी दे रहे हो आप माना, उसके आने जाने का गाड़ी का खर्चा कितना कुछ हो गया, सही। सो इट्स नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक चीज होती है कि आप किसी भी चीज को के ऊपर अगर कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो उसका बेनिफिट जो है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट से, तो फायदा है ना, सही है। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि कॉस्ट आपकी किसी भी चीज पे जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो लेस होनी चाहिए बेनिफिट से, कि बेनिफिट जो है ज्यादा है कॉस्ट की बनिस्बत, तब जाके आप वो, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोगों को की टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर गवर्नमेंट गौर करती भी नहीं, जिनके ये हजारों और चंद हजारों और चंद लाखों में टैक्स हो। गवर्नमेंट पाकिस्तान की अभी उनको पकड़ रही है जिनके करोड़ों और अरबों रुपयों में टैक्स हो ना, उनके ऊपर अपनी रिसोर्सेज को बिजी करेगी, या चंद हजार रुपए जिसके टैक्स हो उसको उस पर बिजी करेगी। मतलब एक इंसान जिसकी एनुअल इनकम मिसाल के तौर पे 8 लाख है, और अगर पहला स्लैब 0 to 600 के 0 to 600,000 पे 0% है, और उसके बाद दूसरा स्लैब 601 के 6,01,000 रुपये से लेकर मिसाल के तौर पे 12 लाख तक मिसाल के तौर पे 10% है, तो ये 8 लाख वाला जो है उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? उसकी कैलकुलेशन में पहला 6 लाख काट दो और उस पर टैक्स 0% बनेगा, तो टैक्स कितना बना, यहाँ पर रेट लिख दो और वहाँ टैक्स के कॉलम्स है, ठीक है। टैक्स टोटल बना 0, तो उसके बाद 2 लाख बना, और ये 2 का 2 लाख अगले बैंड में गिर रहा है, उसके अगले बैंड में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगले बैंड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 लाख से 12 लाख अगला बैंड जो है, 6 लाख के बाद मजीद 6 लाख तक 10% है, और ये उसमें 2 लाख गिर रहे हैं इसका, और 2 ही लाख गिर रहे हैं, ये नहीं कि उस पूरे 6 लाख के ऊपर 10%, वो तो जिसकी इसमें फॉल कर रही है ना, आपकी स्लैब के अंदर 2 लाख फॉल कर रहे हैं, ठीक है, उस पर 10%, कितना हुआ टैक्स? 20,000 एनुअल टैक्स, 8 लाख वाले का 20,000 टैक्स एनुअल। अब ये 8 लाख वाले की इनकम वाला बंदा जिसका 20,000 टैक्स है, ये मिसाल के तौर पर कुछ अपनी इनकम
अंडर स्टेट करता है, कुछ करता है, XYZ करता है, और ये 20,000 नहीं जमा कराता, 8,000 जमा कराता है, तो 12,000 कम जमा कराए। अब इससे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इस तक पहुंचाने के लिए जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, सब कुछ करना है, उस पर जितने लेबर वर्कफोर्स का टाइम लगना है, तो वो तो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, सिर्फ 20,000 पूरे टैक्स रिसीव करने, और उसके ऊपर जो रिसोर्सेज लग रही है, और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रिसोर्स लग रही है वो इसके ऊपर तो लग रही है इसका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उस चक्कर में कितनों का टैक्स कैलकुलेट जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनका नहीं हुआ कैलकुलेट, तो और नुकसान। क्लियर है? इसीलिए गवर्नमेंट ने इट इज हैज मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू कैलकुलेट their tax and submit। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल्स की या फर्म्स की, बिजनेसेस की, कि वो ही अपना टैक्स कैलकुलेट करे और सबमिट करे। सही है? हाँ, FBR आंखें खुली रखती है कि किसने नहीं किया सबमिट, लेकिन उसकी जो खुली आंखें सबसे पहले वहां से स्टार्ट होती है, सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। बैंक्स का डाटा FBR के पास होता है, बैंक्स का जितना ट्रांजैक्शन डाटा है, या ऑफिशियल जितनी भी खरीदो फरोख्त हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर्स से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए, या ऑफिशियल चैनल से जो भी खरीदो फरोख्त हो रही है, मिसाल के तौर पर अगर एक प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे हो रही है तो उसके अंदर जो है ना, जो हुकूमत के इदारे, जो रजिस्ट्रार्स वगैरह, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को एक ओनर से दूसरे ओनर, तो वो सारा डाटा FBR का एक्सेस होता है उस डाटा के ऊपर। तो FBR वहाँ से देख लेता है इतनी बड़ी बड़ी बैंकिंग ट्रांजेक्शन और टैक्स रेट, टैक्स इसने सिर्फ हज़ारों का जमा कराया और सालाना इसकी अरबों की ट्रांजैक्शंस है, तो फिर बैंक उसको कांटेक्ट करके, अप्रोच करके फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाता है। सही ना? एक छोटा सा चंद हज़ारों रुपए जिसका टैक्स होगा उस तक बाद में ही पहुंचेगी गवर्नमेंट, लेकिन जिसके तक भी पहुंचे गवर्नमेंट और उसने टैक्स नहीं दिया अगर, तो उसको फिर दैट इज नॉट पेइंग योर टैक्स इज एन ऑफेंस, या मिस रिप्रेजेंटिंग किसी किस्म का, आप एरर करो, समझ में आता है, एरर पता चल जाता है, फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल का भी फ्रॉड कर रहे हो, और क्या नहीं दे रहे हो, इवेड कर रहे हो। इवेड करना मतलब भागना, इवेड करना मतलब जो आपके सर पे आ गया उससे भागना। टैक्स को इवेड करना इज अ क्राइम, टैक्स को अवॉइड करना इट्स नॉट अ क्राइम। आप एक स्पेसिफिक मुल्क के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं, या किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में जो टैक्स रेट्स हैं, वो टैक्स रेट्स अवॉइड करने के लिए उस स्टेट से निकाल के अपना बिजनेस किसी और स्टेट में सेट कर रहे हो, एक प्रोविंस से हट के दूसरे प्रोविंस में जा रहे हो, तो ये आप अवॉइड करने के लिए ऑफिशियल चैनल से ये काम कर रहे हो ना, दैट्स फाइन। बट इवेड वो है कि जो आपके पीछे पड़ गया उसको आप इवेड कर रहे हो, जो आपके सर पे आ गया टैक्स वो नहीं पे कर रहे, दैट्स अ क्राइम, ठीक है, दैट्स इलीगल। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तक मैंने खाली ये बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ये आपको मतलब ज़बानी याद होनी चाहिए, भले आप इसको जो है ना CRECSA कुछ भी इसका निमोनिक बना लेना, शॉर्ट फॉर्म मुझे बना लेनी चाहिए थी, वैसे आप बना लेना। इम्पैक्ट क्या होता है टैक्सेशन का? अलग अलग इकोनॉमिक एजेंट्स के ऊपर है, कंज्यूमर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, गवर्नमेंट पे, इकॉनमी पे। अगर टैक्स रेट लगेगा तो कंज्यूमर जो है जिस तरह का, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो इनडायरेक्ट टैक्स उनको हर्ट करेगा, एक्सपेंसिव हो जाएगी ना चीज़ें कंज्यूमर को। डायरेक्ट टैक्स अगर वर्कर्स को, इंडिविजुअल्स को या फर्म्स के ऊपर लगता है, इनकम टैक्स वगैरह, किसी किस्म का कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, तो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट को फायदा है टैक्स से, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट को नुकसान भी, अगर टैक्स रेट हाई लगा दिए तो लोग हो सकता है भाग जाए कंपनीज वगैरह। इकॉनमी को ओवरऑल बेनिफिट है टैक्स कलेक्ट होने से, वो रीस्पेंड हो सकता है उन जगहों पे जहां पर मार्केट फेल हो रही है, जहां लोगों तक एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं पहुंच रहे, जहां पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, जहां जिस सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। गवर्नमेंट के सर पे नेशनल डेट है बहुत सारा, वो नहीं उतार पा रही, तो वो टैक्स कलेक्शन से होगा। तो गवर्नमेंट के सर पे जितनी सारी स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने करनी है वो सब टैक्सेस से ही उतरनी है, ठीक है। तो सबके ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ टैक्स। अब कंज्यूमर्स को नेगेटिव इंपैक्ट क्या है टैक्सेशन का, कि उनके सर पे टैक्सेस लग जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो महंगी हो जाएगी चीज। लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? पॉजिटिव इंपैक्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वो कंज्यूमर जो कि कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे थे कल तक कुछ,
तो कहीं और से टैक्स कलेक्ट गवर्नमेंट ने करके ऐसी जगह हेल्थ सेक्टर, बेसिक नेसेसिटीज, एजुकेशन, फूड, और ये गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडाइज्ड रेट पे, लो रेट्स पे या फ्री फराम की, तो ये वो वाले कंज्यूमर्स को फायदा हो गया ना, जो कल तक बेचारे डिमांड ही नहीं कर पा रहे थे। विलिंगनेस तो थी, नीड तो थी उनकी, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं थी उनकी, तो अब वो ले पा रहे। तो इसी तरीके से प्रोड्यूसर जो है उनको भी फायदे नुकसान बहुत है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स को एक फायदा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिल गया, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया तो टैक्स स्पेंड भी तो किया ना गवर्नमेंट ने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, तो प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोड्यूस करना आसान हो गया। क्लियर? सब्सिडीज मिल सकते हैं प्रोड्यूसर्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर, क्योंकि टैक्सेशन से ही देगी ना गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह। बहरहाल तो ये कॉलम जो है फायदे, टैक्स कलेक्ट होने के बाद स्पेंड होते हैं तो ये फायदे हैं, और टैक्स कलेक्शन के वक्त जो नुकसान होते हैं। सही। टैक्सेस से इकोनॉमी में डेड वेट लॉस आता है। सही है। वो इस वजह से कि इकोनॉमी को अगर एज इट इज छोड़ दिया जाता, सही ना, इकोनॉमी को अगर ऑन इट्स ओन छोड़ दिया जाता तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होना था, ठीक है। लेकिन टैक्स रेट लगा दिया आपने, कहा नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर 35 वाली चीज़ है, जो 35 वाली चीज़ है ना यहाँ, ठीक है, वो 42 में बिकेगी, तो इसकी वजह से डिमांड सिर्फ इतनी हुई। हालांकि सप्लायर 42 में तो इतना बेचने के लिए राजी है, लेकिन नहीं, जब डिमांड ही नहीं है, डिमांड सिर्फ इतनी है, इतने यूनिट्स की, तो सप्लायर भी फिर इतने ही यूनिट्स बेच पा रहा है, और इतने यूनिट्स पे सप्लायर अपने 35 तो पूरे ले रहा है ना। ये नहीं कि सप्लायर इतने यूनिट्स पे तो सिर्फ 25 ही लेगा क्योंकि उसको 25 ही लेने थे, नहीं भाई, 35 तो मिल रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने सेट किया कि 35 वाली चीज़ 42 पे बिकेगी, तो 35 तो सप्लायर के पास आया, बाकी 42 में से 35 सप्लायर ने रखा, और बाकी जो 7 है, 35 वाली चीज़ 42 की बेची, 7 ऐड करके, जो 7 ऐड हुआ ये गवर्नमेंट के पास गया, सही ना। सप्लायर ने पूरा 42 चार्ज किया कस्टमर से, 7 किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि सप्लायर ने आउटपुट टैक्स चार्ज किया ना, सही। तो ये इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी पीछे शिफ्ट हो गई, सही है। इससे क्या हुआ आपकी? ओके, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी पीछे शिफ्ट हो गई। लेकिन इसके अंदर जो है ना, मैंने डिमांड साइड वाली वो बात मिसाल दे दी है, सप्लायर, ये जो ग्राफ है सप्लाई साइड वाला है, ठीक है ना। तो आप ये कर लो कि आपकी सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, सही है। अगर ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर सप्लायर 42 चार्ज करके उसमें से 35 दे रहा है, 35 रख रहा है और 7 दे रहा है गवर्नमेंट को, तो सप्लायर के पास बच नहीं रहा। हालांकि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, डिमांड कर्व जो है ना एक्चुअली उसका ये शिफ्ट है। पर बहरहाल आपको यहाँ पर ये बात बताने ज़रूरी नहीं थी, बताना ये ज़रूरी था कि डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। पिछली बातों को भूल जाओ, इनफैक्ट काट भी देना, जब टैक्स लगता है तो किसी किस्म का डेड वेट लॉस क्रिएट होता है, ठीक है। इस पिंक, इस पर्पल कर को आप इग्नोर करो, ठीक है। टैक्स लगा तो टैक्स लगने से 42 पे चली गए, 35 वाली चीज़ जब 42 पे चली गई तो डिमांड जो है 42 रुपये में, $42 की चीज़ की कितनी थी? 180 यूनिट। हालांकि इकोनॉमी यहाँ पर ऑपरेट हो सकती थी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टैक्सेशन के बाद फिर हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो टैक्स का होता है, वो ये कि आपका सप्लायर भाग सकता है। सप्लायर भाग जाएगा तो प्राइसेस ऊपर जा सकती है ना आपकी, अगर आपका ये डिमांड कर्व आपका इक्विलिब्रियम बना रहा है कल तक, ठीक है ना। यहाँ पर टैक्सेस लगने के बाद सप्लायर को इतने टैक्स देने पड़ जाए, अगर डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाए उसका, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना सप्लाई में, टैक्सेस बढ़ने की वजह से। बैकवर्ड जब शिफ्ट हो जाएगा उसका, ठीक है ना, तो बैकवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट होने की वजह से अब ज़्यादा प्राइसेस पे कम क्वांटिटीज, सही है। वाई? बिकॉज उनका लेफ्ट ओवर बच नहीं रहा ज़्यादा, सही है। इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सब पीछे से चलता चला के एक ही फ्लो के अंदर करते जाओगे। अब ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, टैक्स कलेक्शन और स्पेंडिंग के हवाले से होती है ये, सही है। और फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए ही आप जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि जब आप टैक्सेस बढ़ा देंगे तो प्राइस लेवल्स बढ़ जाते हैं, जब प्राइस लेवल्स बढ़ जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। एग्रीगेट डिमांड गिरने से प्राइस लेवल फिर मजीद डिमांड पुल इन्फ्लेशन रुक सकती है, सही है।
हाई डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रही थी ना, कि व्हेन डिमांड वाज ग्रेटर, व्हेन एग्रीगेट डिमांड वाज ग्रेटर देन सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज्यादा थी, तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने के चांसेस थे, कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से, एक्सेस डिमांड होने की वजह से महंगा होता चला जाता। तो टैक्स लगा के महंगा कर दिया, टैक्स लगा के ऑलरेडी महंगा कर दिया, तो फिर वो ऑलरेडी आपने ओवर द टाइम जो इन्फ्लेशन होता वो फिर शॉर्टेजेस क्रिएट कर देता। टैक्सेस लगा देने से, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देने से आपने कंज्यूमर की साइड से ही डिमांड को खत्म कर दिया, वरना कंज्यूमर बहुत सारा पहुंचता तो सप्लायर प्राइस बढ़ा देता, और सप्लायर प्राइस बढ़ा देता ना एक दफा, तो फिर सप्लायर पीछे शायद नहीं आता, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। सही है, अच्छा जी। तो बहरहाल क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे? गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को ऐसे भी कंट्रोल कर सकती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एक तो इन्फ्लेशन को रोकना भी पर्पस था, ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये कर सकते हैं, लोगों के लिए चीज़ें महंगी पड़े तो लोगों को सब्सिडीज पे फराम कर रही है। कैसे? स्पेंडिंग के जरिए, तो टैक्स कलेक्ट करके स्पेंड भी तो कर रही है ना गवर्नमेंट। तो जो वो सेक्टर है जो पस्त हालत में, जो ख़राब हालत के अंदर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको सब्सिडीज देकर उनकी अफोर्डेबिलिटी में ले आए, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट यूँ भी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। क्लियर हो रही है? सो फिस्कल पॉलिसीज़ के अंदर दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो। सही है? मसलन ऐसी तमाम पॉलिसीज तो ऐसी तमाम वो पॉलिसी जो कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए, तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसीज में आएंगी। पहले तो एक मिनट के लिए जब भी फिस्कल का लफ्ज है तो एक तरफ बना लिया करो, टैक्स और स्पेंडिंग। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पता है क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है, इकोनॉमी बूस्ट हो, इकोनॉमी बूस्ट हो मतलब डिमांड्स हाई हो, डिमांड बढ़े, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिमांड नहीं कर पा रहे तो उनको सब्सिडाइज रेट कर दिए, तो लोग डिमांड करने काबिल हो जाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को कम करेगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्पेंडिंग बढ़ाएगी और टैक्सेस कम करेगी, ताकि टैक्स कम करने से इन्वेस्टर्स आएंगे, टैक्स कम करने से इनडायरेक्ट टैक्स कम होंगे तो लोग भी डिमांड करेंगे चीज़ों को, तो टैक्सेस कम करने से इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज़्यादा बच रहे हैं, वो भी एंटर होंगे, वो भी मार्केट के अंदर जो है ना नए बिजनेसेस ओपन करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे फर्दर, और एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, और एम्प्लॉयज़ आएंगे तो और परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों में, जो कल तक अनएम्प्लॉयड थे वो भी खरीद पाएंगे। टैक्स रेट्स कम होने की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स भी तो कम हो सकते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने की वजह से चीज़ें सस्ती पड़ रही तो लोग और खरीद रहे, डिमांड बूस्ट हो रही है। स्पेंडिंग जब गवर्नमेंट कर रही है, किसी किस्म की सब्सिडीज दे रही है या हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज क्रिएट कर रही है, तो जब सब्सिडीज दे रही है तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आ गए, तब भी डिमांड बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट खुद फैसिलिटीज दे रही है, ठीक है ना, तो भी लोग डिमांड करेंगे ही वो। सही? तो एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी से। वो पॉलिसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है जिसमें टैक्स को घटाना और स्पेंडिंग गवर्नमेंट अपनी बढ़ाती है, मतलब गवर्नमेंट अपने सर पे सारा वजन ले लेती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में। तो इससे क्या होता है, कल तक अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल लोगों की डिमांड पूरे मुल्क की पूरे साल की, ये इस ऑल्टरनेट पे होती तो वो आउटवर्ड शिफ्ट होकर उस ऑल्टरनेट पे चली जाएगी, ठीक है ना। LRAS जो लिखा है ना, यह है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये लॉन्ग रन क्यों लिखा है, इस वर्ड को अभी छोड़ दो, बस सप्लाई समझो तुम इसको, सप्लाई कर, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के नुकसानात एक्स से लिखे और फायदे टिक से लिखे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी उसके ऑपोजिट होती है। वो क्या करती है? वो आपकी एग्रीगेट डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट कर देती है। सही? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर होता यह है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट्स बढ़ा देती है, टैक्स रेट्स बढ़ा देती है और अपनी स्पेंडिंग या तो कम कर देती है। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है तो जिसको कल तक सब्सिडीज मिल रही थी, गवर्नमेंट उसको स्पेंडिंग वो सब्सिडीज नहीं दे रही, तो वो नहीं डिमांड कर रहा, बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। गवर्नमेंट खुद फराम कर रही थी कोई प्रोडक्शन सर्विसेज, तो गवर्नमेंट खुद भी तो डिमांड कर रही थी, गवर्नमेंट ने भी स्पेंडिंग छोड़ दी, तो खुद फराम करना छोड़ दिया प्रोडक्शन सर्विसेज, तो गवर्नमेंट भी डिमांड नहीं कर रही, तब भी बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दिए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने की वजह से लोगों को चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, तो लोगों ने कम डिमांड की, महंगी पड़ने की वजह से कम डिमांड की। लेकिन गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए सप्लायर्स के, ठीक है ना, तो सप्लाई का खैर बैकवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लायर्स के टैक्स बढ़ाने में
लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी बैकवर्ड, वो भी कर देनी थी खैर यहाँ पर, लेकिन अभी मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने किसी किस्म के भी ऐसे रेगुलेशंस क्रिएट करे, पेनल्टीज क्रिएट की, फाइन्स क्रिएट करे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उन प्रोडक्ट्स की एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी पूरे साल की। तो जो भी पूरे साल की जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड गिरे, पूरी कंट्री की तो एग्रीगेट डिमांड में उसका हिस्सा बनेगा ना। तो ऐसी कोई भी पॉलिसीज जो डिमांड गिराती है, डिमांड को शिफ्ट बैकवर्ड्स करती है, पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है ना तमाम यूनिट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बैकवर्ड शिफ्ट करती है। और ये कब होता है? जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती है या अपनी स्पेंडिंग कम करती है, ठीक है। और ये कहलाती है कौन सी पॉलिसीज? कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट करती है इकोनॉमी को, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। उसका नुकसान यहां पर लिखा हुआ है। प्रॉब्लम्स विद फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पॉसिबल, ये यहां पर लाइन से आपके पास लाइन डाउन हुए हुए हैं, ये मैं एक एक करके समझा देता हूँ। अच्छा, फिस्कल पॉलिसीज़ के साथ अब ये बड़ी सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट कलेक्ट करे और स्पेंड करे, पर इसके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, जाहिर सी बात है। एक तो ये कि ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ कहते हैं कि किसके एक्सचेंज में क्या लूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो या आप ऑन दी अदर एंड कहते हो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हो, चलो अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हो तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। लोगों की जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? अगर आपका सप्लाई कर्व ये था पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट या इस प्राइस लेवल्स पे था, फिर हायर प्राइस लेवल्स पे आ गया, तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई, राइट। तो इन्फ्लेशन बढ़ना इसका इम्पैक्ट है। तो आप कब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने चलते हो तो फिर कहीं ऐसा हो जाता है कि डिमांड गिर जाती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाते हो, डिमांड गिर जाती है, डिमांड गिरती है तो फिर लोग जॉब से निकाले जाते हैं, क्योंकि सप्लायर्स को उनकी सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स ही नहीं बिक रही अगर, तो लोगों को भी वो अनएम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ होता है आपस में, मतलब ट्रेड ऑफ का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ ले रहे हो तो फिर कुछ देना भी पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो क्रिटिक्स से देयर इजंट ऑलवेज अ क्लियर ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं कि कितने से ट्रेड ऑफ होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम करने की तरफ हमने पॉलिसीज बनाए तो कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा, डोंट नो, क्योंकि क्लियर नहीं है ना। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम करने जाओगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो किसी एक सेक्टर के लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने के बाद वो कौन से सेक्टर को डिमांड करेंगे, नॉट क्लियर। तो कौन से सेक्टर की डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ प्राइस इन्फ्लेशन आ सकता है, सही, वी डोंट नो। मैनी कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस्ड हाई लेवल्स ऑफ बोथ साइमल्टेनियसली। फिर ऐसा भी है कि बहुत सी इकोनॉमीज जो है ना दोनों चीज़ एक साथ फेस करते हैं, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। ये भी पॉसिबल, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस हाई हो गए, प्राइसेस हाई होने की वजह से लोग चीज़ें खरीद नहीं रहे, जब प्राइस हाई होने की वजह से लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे तो अगेन सप्लायर्स अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल लें, तो और लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो और लोग फिर कम डिमांड करेंगे, तो और कम डिमांड होगी तो और लोग अनएम्प्लॉय होंगे। सो जब इन्फ्लेशन होती है तो डिमांड गिर सकती है, इन्फ्लेशन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम होने की वजह से लोगों को निकाला जा सकता है जॉब से कि भाई हमारी क्वांटिटीज डिमांड ही नहीं हो रही तो हम क्या प्रोड्यूस करके सेल करेंगे, तो अब जॉब से ले ऑफ कर दिया, जॉब से ले ऑफ किया तो उनकी भी परचेसिंग पावर के लोग हैं, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन साथ भी चल सकती है, ट्रैवल कर रहे हो साथ। कभी होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओ तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाओ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने जाओ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं मिसाल दूँ, फिस्कल पॉलिसी की वैसे चल रही थी लेकिन मॉनेटरी की मिसाल देता हूँ। इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, इंटरेस्ट रेट्स कम करने से क्या होगा, बिजनेसेस ने लोन्स लेके अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करना शुरू किया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कम होने से जब बिजनेसेस एक्सपेंड हुए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो एक तो लोगों के पास परचेसिंग पावर आ गई, सेकेंडली लोन्स सस्ती होने की वजह से लोगों ने लोन्स पे चीज़ें भी खरीदना शुरू कर दी, तो उससे अब इन्फ्लेशन बढ़ गई। सो ये हम पहले बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। सो ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक चीज़ सीधी करने जाओ दूसरी छिड़ जाती है, एक चीज़ छेड़ते हो तो दूसरी छिड़ जाओ, दैट्स हाउ इट हैपेंस विद इन एन इकोनॉमी। कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइमिंग इश्यूज। अब आप फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो और आपने जो प्लान की सारी फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमी ने कोई और डाउन टर्न ले लिया, अब उस वक्त वो फिस्कल पॉलिसीज हो सकता है एप्लीकेबल ना हो। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स।
इकोनॉमी पूरी, उसकी फिस्कल पॉलिसी बनाना, कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर्स के अंदर कितने किस्म के परचेजिंग बिहेवियर्स हैं, सप्लायर्स के अपने प्रोड्यूसिंग बिहेवियर्स हैं, उन सबको कैलकुलेट करते हुए कोई फिस्कल पॉलिसी बनाना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट स्टिल इट्स पॉसिबल। ना करने से बेहतर है कोई पॉलिसी बना के चले तो कुछ बेहतरी अचीव हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ओवर टाइम, ईयर ऑन ईयर इकोनॉमीज लर्न करती हैं अपनी मिस्टेक्स से और दूसरी इकोनॉमीज के मिस्टेक से भी, तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो बेहतर होती चली जाती है फिस्कल पॉलिसी। ये नहीं कि हर दफ़ा जीरो से शुरू करनी है, पिछले एक्सपीरियंसेस एडिट चल रहे हैं ना, तो पिछले एक्सपीरियंसेस में क्या कमी बेशी हुई तो अगली दफ़ा फिस्कल पॉलिसी उसी हिसाब से बनेगी। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउड आउट करने का मतलब ये, क्राउड आउट करना ये होता है कि एक कोई भी चीज़ के अंदर से क्राउड आउट कब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, इस पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसके पीछे पूरी क्यूज हैं, ये क्राउड आउट सारे कब होंगे, जब ये अपॉर्चुनिटी एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो इसकी एक्सपेंस को जो बेयर कर सकता है सिर्फ वही बचेंगे, सही। सो दैट्स कॉल्ड क्राउडिंग आउट, एक बेसिक जनरली ये क्राउड आउट है। अब जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हुए स्पेंडिंग्स करना चाह रही है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाना चाह रही है, तो गवर्नमेंट एक तो टैक्स रेवेन्यू से जो चीज़ें कलेक्ट करती है उससे स्पेंडिंग करती है, सेकेंडली गवर्नमेंट बोरोइंग भी तो करती है ना, क्योंकि टैक्स से स्पेंडिंग करना है, साथ में स्पेंडिंग के जो टारगेट्स मीट करने के लिए और पैसा चाहिए तो बोरो करेगी गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बोरो करेगी, जब गवर्नमेंट्स की बोरोइंग बढ़ जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करने के लिए पैसा कम रह जाएगा, सही है। और जब प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करने के लिए कम रह जाएगा तो अगेन इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब बोरो करेगा तभी एक्सपेंड करेगा ना अपने ऑपरेशंस को, सही है। तो और साथ में जब आप यूँ समझो कि लोन्स हैं एक तरफ और एक तरफ लोन्स के प्राइसेस हैं, एक तरफ लोन्स रख दो एक्स एक्सिस पे कि इतनी लोन्स जितनी भी लोन्स हैं, जितने डॉलर्स की, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो लोन्स की कॉस्ट होती है ना, वो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, कितनी इंटरेस्ट पे लोन मिल रही है। अब अगर मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ चल रहा है कि लोन्स की सप्लाई जो है वो ये रही और लोन्स की डिमांड ये रही, अब गवर्नमेंट लोन्स को डिमांड करना शुरू हो जाए, गवर्नमेंट भी लोन्स को डिमांड करना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा, डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो गया लोन्स का, क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ गई इकोनॉमी में। लोन्स कौन सेल करता है, बैंक्स सेल करते हैं, और बैंक्स जब कह रहा हूँ तो गवर्नमेंट जहन में नहीं आनी चाहिए, जो प्राइवेट बैंक्स सारे, तो प्राइवेट बैंक्स के पास लोन के कस्टमर्स बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड लोन्स लेने आ रहे थे, साथ में गवर्नमेंट भी आगे लोन ले, तो डिमांड कर्व लोन्स का आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो उससे इस इंटरेस्ट रेट्स पे इतनी लोन्स मिल रही थी, तो अब हायर लोन्स मिल रही है एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो इंटरेस्ट रेट जो है प्राइस 1 से प्राइस 2 पे चले जाए अगर, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्यों गए, क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरो करना शुरू कर दिया, क्लियर है, तो इससे लोन्स एक्सपेंसिव हो गई, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक तो बची नहीं क्योंकि गवर्नमेंट से लोन्स ले रही है, और सेकेंडली लोन्स जो है वो एक्सपेंसिव भी होती जा रही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग पॉलिसी है, जो कि फिस्कल पॉलिसी में आती है, वो कहीं ना कहीं आपकी बोरोइंग की जो मार्केट है उसके अंदर भी इतना जो है ना प्रेशर डाल देते, इतनी लोन्स गवर्नमेंट उठा लेती है कि फिर जो प्राइवेट सेक्टर उसके लिए बचती ही नहीं है लोन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहने को तो है कि गवर्नमेंट लोन्स लेके इस पब्लिक में स्पेंडिंग कर रही है, लेकिन फिर प्राइवेट सेक्टर के लोन्स कम बच जानी, तो इस तरह की बातें। बहरहाल ये आप हेडिंग्स के अंदर सारी डिटेल्स लिखे हुए पढ़ते रहोगे, समझ में आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट को अगर अपनी लोन्स को कवर करना है तो उसके लिए फिर हायर टैक्सेस करेगी, ठीक है। अच्छा, एक तरफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी का हमने क्या पढ़ा, एक्सपेंशनरी जो प्योर एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो ये टैक्सेस कम होना और स्पेंडिंग सा बढ़ना, लेकिन गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए बोरो कर रही है, अब उस बोरो किए हुए पैसे को वापस भी तो करना है, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा के रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और फिर वो पे ऑफ करेगी जो बोरोड अमाउंट्स हैं, क्लियर है। बट आर्ग्यूएबल भी है, ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो गवर्नमेंट को हो सकता है टैक्स ना बढ़ाना पड़े, बस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया ना गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करके, तो इससे ये फायदा हो गया कि सप्लायर्स बढ़ गए मार्केट में जब सप्लायर्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होकर सेल हो रहे हैं, तो सब वो ज़्यादा सप्लायर्स का ज़्यादा रेवेन्यू तो ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को, चाहे टैक्स रेट कम ही क्यों ना हो, टैक्स रेट कम है लेकिन नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाते हैं फ्यूचर में, तो उन सबसे टैक्स जो कलेक्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में टैक्स बढ़ाना ही पड़े, डिपेंड करता है बोरो करके स्पेंड कहाँ कर रहे हो। अगर आप बोरो करके
ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए आप स्पेंड कर रहे हो, तो फिर तो आप फ्यूचर में नुकसान में। अगर गवर्नमेंट बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो फ्यूचर में फायदा है गवर्नमेंट को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से बहुत सारे बिजनेसेस खुलते हैं उन जगहों पे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बनते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस बनती हैं, वाटर की प्रोविजंस होती है, जहाँ पर लेट्स सपोज किसी कोई ऐसे लैंड जहाँ पर इरिगेशन नहीं होती थी वहाँ पर कैनाल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया और कैनाल इरिगेशन वहाँ शुरू हो गई, तो इससे क्या होगा, वो लैंड जो है कल्टिवेबल हो गया, ठीक है, वहाँ पर अब इरिगेशन हो सकती है, तो इरिगेशन होने की वजह से प्रोडक्शन हो सकती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब हो जाएगी वहाँ से, तो फिर वहाँ से जो कमाएंगे वो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यूज देंगे टैक्स की सूरत में, ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंसेस पे बोरो करके पैसा लगा रही है तो बिजनेसेस खुले और वो पे बैक कर दे, लेकिन अगर गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है स्पेंडिंग करने के लिए, और कौन सी स्पेंडिंग करने के लिए, अपने करंट एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा करने के, वो अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर स्पेंड आउट कर दे तो मतलब फर्दर बिजनेस थोड़ी खुलेंगे, बस करंटली जो इकोनॉमी वही मेंटेन रह पा रही है। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को ये जब पे बैक करने की बारी आएगी इन बोरोड लोन्स को, तो उस वक्त टैक्स रेट बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है? बहरहाल नेक्स्ट साइड, रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स। अब मिसाल लेते हैं कि गवर्नमेंट की अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी के वो है इफेक्ट्स है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को बढ़ा देती है और अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है। तो जहां गवर्नमेंट कल तक सब्सिडीज दे रही थी, सब्सिडीज देना छोड़ दे तो डिस्करेज हो जाएंगे वो जिन जिनको सब्सिडीज मिलती थी, उमूमन फार्मर्स को मिलती है या हॉस्पिटल्स को मिलती है, किसी किस्म की ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पे सब्सिडीज मिलती है जो नीड्स हो, तो वहां सब्सिडीज देना गवर्नमेंट बंद कर दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है। तो वो सेक्टर्स जो है वो हो सकता है या तो अपने प्राइसेस बढ़ा दें या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दें, कुछ ना कुछ करें, सही है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की एक मिसाल ये कि हाई टैक्सेस कर दे गवर्नमेंट, हाई टैक्सेस कर देगी तो फिर अगेन हाई टैक्स होने से जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी डिस्करेज हो जाते हैं कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा क्योंकि महंगाई इतनी है। जो बिजनेसेस हैं वो भी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे कि टैक्सेस इतना पे करने पड़ते हैं, जो इन्वेस्टर आ सकता था वो भी नहीं आएगा, वो भी किसी और मुल्क में इन्वेस्ट कर देगा क्योंकि इस मुल्क में टैक्सेस बहुत है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के तो नुकसान हमने देख ही लिया। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बहरहाल यू विल जस्ट रीड दिस आउट, क्योंकि पीछे से कंटिन्यूएशन में है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये सारी बातें पीछे बहुत दफा कर ली मैंने। इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। गवर्नमेंट के जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर फिस्कल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो हर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे क्या क्या इम्पैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है तो हर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे क्या क्या इम्पैक्ट है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जहां लिखा है ना वहां सबसे पहले आपने क्या लिख कर देना है, सबसे पहले तो आप यहां पर ना एरोज बना देना भले तो, कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये कि टैक्सेस अप, ठीक है ना, टैक्सेस ऊपर चले जाएं और सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, टैक्सेस नीचे डाउन चले जाएं और स्पेंडिंग ऊपर चली जाए, ये होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में स्पेंड करना शुरू हो जाए ज़्यादा और टैक्स कलेक्ट करना कम हो जाए, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या है, टैक्सेस ज़्यादा है और स्पेंडिंग कम है, सही है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है, सिर्फ टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, और स्पेंडिंग बढ़ा रही है तो ये एक्सपेंशनरी स्टेप लिया। ऐसा भी कर सकते हैं गवर्नमेंट, टैक्स बढ़ा दी और स्पेंडिंग भी बढ़ा दी, उमूमन यही होता है। तो एक स्टेप कॉन्ट्रैक्शनरी, एक स्टेप जो है वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वाला है। क्लियर? अच्छा जी, तो गवर्नमेंट के अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक एम्स जो पीछे भी देख लिए, उन सबको अब फिस्कल पॉलिसी की नज़र से देखना है, ठीक है।